हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं सीएमए इंटर के सुपर 80 एमसीक्यूज। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं सुपर 80 एमसीक्यूज तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कंपनी लॉ में से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, इनमें से जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज पेपर में आने की उम्मीद है, पास्ट में आए हुए हैं, उनको कवर करके एक 80 एमसीक्यूज का एक बंच बनाया है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें से पेपर में से सारे ही आ जाएंगे, हो सकता है कुछ आए, हो सकता है ज्यादा आ जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना आए। जरूरी नहीं है ना कि इंस्टीट्यूट रिपीट ही करेगा। तो हम तो ये प्रिजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हम कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं। अब इसमें से कुछ आ जाए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया, क्योंकि एमसीक्यूज तो जितने कर लो उतने कम ही पढ़ते हैं। अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एमसीक्यू आपसे सॉल्व हो जाएगा। और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सीएमए इंटर लॉ का मैराथन डाल रखा है, वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और उस मैराथन के अंदर हमने पूरा कंपनी लॉ और कमर्शियल लॉ कवर कर रखा है। 40 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ आता है, 30 मार्क्स का आपका कमर्शियल लॉ आता है, वो कवर कर रखा है। 70 मार्क्स के पोर्शन की आपकी तैयारी करा रखी है। वो मैराथन को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, लेकिन अगर अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप उस मैराथन को देख लेना। उन मैराथन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उन मैराथन को देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट लेवल मैराथन है। और उन मैराथन की खासियत यह है कि अगर किसी बच्चे का लॉ का बेस वीक भी है, उसे कुछ भी नहीं आता, तो भी उसको वो मैराथन प्रॉपर समझ आएंगे। तो ठीक है, मैराथन से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनको जरूर देखना। और अगर किसी बच्चे का लॉ का बेस वीक है और वो सीधा एमसीक्यू वाली वीडियो पे आ गया, तो मेरा सजेशन ये है कि एमसीक्यू से पहले आप मैराथन देखो, उसके बाद इन एमसीक्यूज को देखना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएंगे। और किसी का लॉ का बेस ठीक ठाक है तो आप सीधा एमसीक्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम सुपर 80 एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एमसीक्यू के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको व्हाट्सएप पे मेरे को 3 चीजें लिख के भेजनी है। आपका नेम XYZ जो भी है, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, एंड आपका पर्पस के अंदर आप लिखोगे सुपर 80 एमसीक्यूज। सर आप बस ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802223513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। इस नंबर पे मैसेज करना, कॉल मत करना, मैसेज कर देना, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अभी भी नहीं कराना सब्सक्राइब, फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस मैं वापस बोल रहा हूं, एमसी मैराथन्स भी डाल रखे हमने नेक्स्ट लेवल, जो आपके दिसंबर 25 और जून 26 एमटी के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल लेटेस्ट मैराथन डाले हुए हैं। अगर आपका बेस वीक है तो पहले मैराथन को देखो, बाद में इसको देखना। अगर बेस ठीक ठाक है तो पहले इसी को देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर पढ़ रखा है एक बार पहले तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 80 सीरीज एमसीक्यूज की। तो इसमें सबसे पहला हमारा एमसीक्यू आता है, सर, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। सर हमारा कंपनी एक्ट तो सारी कंपनीज पे लगता है, हर तरीके की कंपनी, भले प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, सारी कंपनीज पे लगता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। सर मैं इसके लिए एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे ना इंडिया में 2 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनीज, एक होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। सर रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस वो वाली कंपनीज होती हैं जो खुद के एक्ट से रजिस्टर्ड है, मतलब उनके लिए खुद का एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से। जैसे एग्जांपल एलआईसी, तो एलआईसी के लिए इंडिया में खुद का एक्ट है एलआईसी एक्ट। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका खुद का एक्ट है एसबीआई एक्ट। तो ऐसी कंपनीज जो खुद के एक्ट से बनी है, जिनका खुद का एक्ट है, ऐसी कंपनीज को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारा कंपनी लॉ तो कंपनीज पे लगता है, और कंपनी मींस एवरी कंपनी, हर तरीके की कंपनी। तो क्या हमारा कंपनी लॉ खाली उन्हीं कंपनीज पे लगेगा जो कंपनी एक्ट में बनी है, या जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो खुद के एक्ट से बनी है उनके ऊपर भी लगेगा? तो सर हमारा कंपनी एक्ट जो कंपनी एक्ट में कंपनियां बनी है उन पे भी लगता है, और जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है उनके ऊपर भी लगता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के खुद के एक्ट हैं, तो अगर उनका जो खुद का एक्ट है वो उन्हीं के लिए स्पेसिफिक बनाया गया तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लॉ। और कंपनी एक्ट जो है वो है जनरल लॉ, जो हर कंपनी पे लगता है। और हमारा एक इंडिया में प्रिंसिपल है कि अगर स्पेसिफिक लॉ और जनरल लॉ में कंफ्लिक्ट होता है
तो स्पेसिफिक लॉ जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एलआईसी जो है, अब एलआईसी का इंडिया में खुद का एक्ट है एलआईसी एक्ट, और एलआईसी इज अ कंपनी, क्योंकि वो इंडिया में बनी है तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट भी लगता है। तो एलआईसी के ऊपर एलआईसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी है क्योंकि उसके ऊपर खुद का लॉ भी लगेगा, प्लस कंपनी लॉ भी लगेगा क्योंकि कंपनी लॉ तो हर तरीके की एंटिटी पे लगता है। अब समझने वाली चीज ये है कि दोनों साथ साथ लगेंगे, लेकिन अगर इन दोनों लॉ में कंफ्लिक्ट हो गया तो एलआईसी एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी, एलआईसी एक्ट प्रिवेल करेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हमारे कंपनी लॉ में ना डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, और कंपनी लॉ बोलता है कि हर एक कंपनी को एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है। लेकिन एलआईसी एक्ट बोलता है कि एक साल में कम से कम 6 बोर्ड मीटिंग करानी है। तो इसका मतलब एलआईसी एक्ट और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट हो गया, तो एलआईसी को एक साल में 6 ही करानी पड़ेगी, 4 से काम नहीं चलेगा, एलआईसी एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ आ गई कि सर हमारा क्या कंपनी लॉ खाली जो कंपनी एक्ट में कंपनी बनी उन पे लगता है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे भी लगता है? सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे भी लगता है, लेकिन अगर उन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के खुद के एक्ट में और कंपनी एक्ट में कंफ्लिक्ट होगा तो उनका वाला लॉ प्रिवेल करेगा। जैसे बैंकिंग कंपनीज के लिए इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडिया में इंश्योरेंस एक्ट है, आईआरडीए एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो हमारा कंपनी लॉ इन सारी कंपनीज पे भी लगेगा, इंश्योरेंस पे, बैंकिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे, लेकिन सिर्फ कब तक लगेगा? जब तक उनके एक्ट से कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा। अगर उनके एक्ट से कंफ्लिक्ट होगा तो हमारा कंपनी लॉ नहीं लगेगा, उनका वाला एक्ट प्रिवेल करेगा। तो जरा इसको देखो, पढ़ लो क्या क्या बता रहा है। प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। तो हमारा कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेगा, लेकिन अगर उनके एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नहीं लगेगा। बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेगा, लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे भी लगेगा, लेकिन अगर उनके एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो नहीं लगेगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब हमारा लॉ इन सारी कंपनीज पे लगता है, लेकिन सिर्फ कब तक? हमारा कंपनी लॉ लगता है जब तक उनके एक्ट से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, तब तक। अब आगे बढ़ते हैं, आंसर भी डी है, सेकंड का आंसर भी डी है कि हमारा कंपनी लॉ उस वाले में भी ऑल कंपनीज पे लगता है और यहां पे भी वो ऑल ऑफ द अबव सब पे लगेगा, इन पे भी लगता है। नेक्स्ट, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कंपनी। पहला, शेयर सर्टिफिकेट, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस। आपको पता होगा जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करता है तो उसको कंपनी लॉ के एओए के अकॉर्डिंग जो भी गाइडेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने होते हैं। हमारे कंपनी लॉ में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स होते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं। कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का काम क्या होगा, यह सब लिखा होता है एमओए में। कंपनी चलेगी कैसे, यह सब लिखा होता है एओए में। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब कोई बंदा अपने शेयर्स कंपनी के ट्रांसफर करेगा किसी और को तो उसको किस चीज का ध्यान रखना है? तो उसको कंपनी के एओए का ध्यान रखना है, एओए के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर करेगा वो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कंपनी इज नॉट सिटीजन बट इट हैज नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल स्टेटस, डोमिसाइल। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको एक बात पता होगी, इसका आंसर होगा डी। हम देखो, हम लोग जो है ना, हमारे इंडिया में सिटीजन जो बनता है वो कौन होता है? सिटीजन का मतलब होता है नेचुरल पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ है। इंडिया में सिटीजन बनने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इंडिया में पैदा हो जाओ, जैसे आप और हम लोग जिनके पास इंडिया का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ इंडिया का बना हुआ है, एक तो हम है सिटीजन, और दूसरे वो लोग हैं जो लीगल प्रोसेस से सिटीजन बने हैं इंडिया में, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन थे नहीं, मतलब वो इंडिया में पैदा नहीं हुए। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की सिस्टर है, वो सिस्टर है, मदर है सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी मदर थी आई थिंक, सिस्टर है, नहीं प्रियंका गांधी सिस्टर है, जो भी है यार, इनकी पूरी फैमिली के बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस है, जो सोनिया गांधी आप लोगों को पता होगा, तो सोनिया गांधी यहां की सिटीजन नहीं है, वो आउटसाइड इंडिया की सिटीजन है। तो वो इंडिया में उसने सिटीजनशिप अप्लाई करी है लीगल प्रोसेस से, क्योंकि वो इंडिया में पैदा नहीं हुई। तो इसका मतलब इंडिया में सिटीजन 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो आप इंडिया में पैदा हो जाए जैसे हम लोग हैं, या आप इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई कर लो। अब आप इंडिया में सिटीजन बनते हो तो इसका मतलब सिटीजनशिप खाली नेचुरल पर्सन को मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलती। तो इसलिए कंपनी इंडिया की सिटीजन नहीं मानी जाती, लेकिन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट मानी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी इंडिया में ऑपरेट हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेस पे करेगी,
तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी। जैसे आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा या इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा कि इंडिया में रेजिडेंट कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में एटलीस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहता है। आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा। वो इंसान के लिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो लिमिट है। अगर कोई कंपनी है, वो तो बनी ही इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट इंडिया की है, वो टैक्स पे करेगी, लेकिन वो इंडिया की सिटीजन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सिटीजन खाली नेचुरल पर्सन को मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मानते। तो यही कह रहा है, कंपनी इज नॉट सिटीजन। यस, वो सिटीजन तो नहीं है, मगर उसकी नेशनैलिटी है, वो इंडिया की नेशनैलिटी में आएगी, वो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी डोमिसाइल है, परमानेंट एड्रेस है। तो यस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, आपको पता होगा हमारे इंडिया में ना दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक वो जो कंपनी एक्ट में बनी है और एक वो जो खुद के एक्ट से बनी है। हमारे इंडिया में दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक वो जो कि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, और एक वो जो कि रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट है, जो कि खुद के एक्ट से बनी है। तो जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है उन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, और जो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट है उन्हें हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनीज एक्ट में बनी है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कंपनी एक्ट में नहीं बने, ये खुद के एक्ट से बने, इनका खुद का एक्ट है इंडिया में। तो ऐसी कंपनियां जो खुद के एक्ट से बनते हैं, जिनके लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज चार्टर्ड कंपनीज, स्पेशल कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी, तो इसका आंसर होगा बी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है जी। तो ये ऊपर इसको कार्ड, वैसे मैंने सारे आंसर लिख रखे हैं, ठीक है ना, जिसको मैं सर्कल सर्कल बनाता जाऊं वो आंसर है। ठीक है, तो उसका डी, इसका भी डी, वो टिक टिक मैं जगह जगह मार रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ सर्कल, ताकि कंफ्यूजन न रहे बाद में, जिस पे सर्कल बनाऊंगा वो आंसर है। ठीक है, वैसे आंसर मैंने लास्ट में लिख भी रखे हैं सारे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। अब जरा सुन लो पहले मेरी बात, पहले इस टॉपिक को समझो। आपको पता होगा हमारे कंपनी लॉ में दो तरीके की कंपनियां होती हैं, एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। मान लो एक कंपनी है H लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है S लिमिटेड। अगर H लिमिटेड S लिमिटेड के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है तो H कहलाएगी होल्डिंग कंपनी एंड S कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, S लिमिटेड के अंदर 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। एग्जांपल लेकर बात करते हैं, S लिमिटेड के अंदर 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं S लिमिटेड में। तो अगर H लिमिटेड S लिमिटेड के 5,001 और मोर इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है तो H कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और S कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब यह हो गया कि होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है का क्या मतलब है, क्योंकि भाई 50% से ज्यादा शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग के पास है, तो इस कंपनी की जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें H की ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, H का 50% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है, तो क्या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को कंट्रोल कर सकती है? लॉ कहता है कि ये जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर रही है, क्या सब्सिडरी भी अपनी होल्डिंग के शेयर खरीद सकती है? लॉ कहता है जनरली तो नो,
क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है तो सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी में शेयर्स खरीद रखे हैं तो सब्सिडरी अपनी होल्डिंग में शेयर्स नहीं खरीद सकती। जनरल कंडीशन तो यही है कि जनरली तो नहीं खरीद सकती, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन नंबर 19 में दी हुई है कंपनीज एक्ट के, जहां पे ये लिखा हुआ है कि 3 केसेस के अंदर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है। वो 3 केस कौन कौन से अभी मैं बताऊंगा। इसका मतलब तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे क्या एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर होल्ड करती है? यस करती है। अगर वो 50 से ज्यादा शेयर होल्ड करेगी तो वो हो जाएगी होल्डिंग, जिसको होल्ड किया सब्सिडरी। अब क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर होल्ड कर रही है इसलिए सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि बाप अगर बेटे को कंट्रोल कर रहा है तो बेटा बाप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन 3 केसेस में सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर्स होल्ड कर सकती है। वो 3 केस कौन कौन से हैं? यहां पे वो 3 केस, पहला है इट कैन होल्ड शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यस, अब इसका क्या मतलब है? इट कैन होल्ड शेयर एज अ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जिसका क्या मतलब है? जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं। एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास ना एच लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं। किसके हैं? एच लिमिटेड के, इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। मान लो इस ए ने ना अपने इन शेयर्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस को बनाया हुआ है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया हुआ है? एस को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह है कि कल को अगर ए मर गया तो वो जो 1000 शेयर सारे के सारे हैं वो किसके कंट्रोल में चले जाएंगे? एस के। और मान लो ए की डेथ हो गई, अब ए की डेथ हो गई तो वो 1000 शेयर्स किसके पास आ गए? सब्सिडरी के पास आ गए। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहां पे सब्सिडरी कंपनी ने डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं करे। सब्सिडरी कंपनी बाय चांस सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग के शेयर होल्डर बन गई। वो कैसे बन गई? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने उस एच के शेयर खरीद रखे थे और उसने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया हुआ था? एस को। अब ये मर गया, ए मर गया तो उसके वो सारे शेयर जो लीगल ए के पास थे एच लिमिटेड के, वो सारे किसके पास आ गए? एस के पास। तो ये वाला केस अलाउड होता है। इस केस में सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड कर सकती है। दूसरा आता है इट कैन होल्ड शेयर एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी भी शेयर होल्ड कर सकते हैं। तीसरा है इट हैज बिकम शेयर होल्डर बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसका क्या मतलब है कि मान लो एस लिमिटेड ने, जब इनका होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं बना था, मान लो एस लिमिटेड ने उस टाइम पे इस कंपनी के एच लिमिटेड के 1000 शेयर्स खरीदे हुए थे पहले से, मगर तब इनका होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं था और बाद में एच ने एस के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो अब एस एच की सब्सिडरी हो गई। तो अब तो जब होल्डिंग सब्सिडरी बन गई तो अब तो सब्सिडरी अपनी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती, लेकिन यहां तो उसने 1000 शेयर पहले से खरीद रखे हैं, तो लॉ कहता है वो जो पहले से ले रखे हैं आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, वो अपने पास रख सकते हो। तो अगर वो अपने पास रख सकते हो तो इसका मतलब यह है कि ये भी अलाउड है। इसका मतलब ये तीनों ही केसेस अलाउड है। इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी जनरली अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन इन 3 केसेस में होल्ड कर सकती है। तीनों केसेस सेक्शन 19 में लिखे हुए हैं और ये तीनों इन्होंने यहां पर डाल रखे हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनी एक्ट, आपको पता है 2 क्लॉज 62 1% कंपनी का है। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ कस्टमर, वेंडर, रेगुलेटर, मेंबर। इसका आंसर होगा डी, मेंबर। आपको पता होगा हमारी कंपनी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर। हर एक कंपनी में, हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी हो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स कौन होते हैं? जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जो कंपनी को फंड्स देते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो कंपनी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है मेंबर, एक होता है डायरेक्टर। शेयर होल्डर वो है जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, डायरेक्टर वो है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि सर 1% कंपनी कौन सी कंपनी होती है? सर 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, एक ही मेंबर होता है। तो इसका आंसर होगा डी। तो यहां पे क्योंकि इसने पूछा ना 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1% एज अ क्या, उसका अंदर 1% क्या होता है? मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कमालुद्दीन सेटअप एंड 1% कंपनी, ओपीसी मीन्स 1% कंपनी, 1% कंपनी in Mumbai last year.
being the only member of the company, he wants to set up another OPC in Delhi as he is planning to start another business. Can he set up another OPC under the company? तो सुन लो मेरी बात, अगर इंडिया में किसी बंदे ने एक ओपीसी बना रखी है और अगर वो एक ओपीसी का मेंबर है तो वो दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, उसको दूसरी ओपीसी बनाना अलाउड नहीं है, दूसरी 1% कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। एक बंदा एक टाइम पे एक ही 1% कंपनी बना सकता है। जैसे मान लो अगर मैं हूं, मैंने एक ओपीसी बनाई और मैं उसमें मेंबर हूं, तो मैं उसका शेयर होल्डर बन गया, तो अब मैं किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। हां, अगर मैं किसी नॉर्मल प्राइवेट पब्लिक कंपनी का मेंबर बनना चाहूं तो बन सकता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह हो गया, एक ओपीसी का बंदा दो ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता, खाली एक ही ओपीसी क्रिएट कर सकता है एक टाइम पे। तो इसका आंसर यस, नेचुरल पर्सन कैन सेटअप एज मेनी ओपीसी, नहीं ये नहीं हो सकता। यस, नेचुरल पर्सन कैन सेटअप इन द सेम सिटी एज द फर्स्ट ओपीसी, ये भी नहीं हो सकता। नो, अ नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी, ये इसका आंसर होगा। एक बंदा एक ही ओपीसी बना सकता है, इसका आंसर होगा सी। एक बंदे को एक ही ओपीसी बनाना अलाउड है, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, अब आपको पता होगा हमारे इंडिया में ना, मैंने तुम्हारे को बताया दो चीजें होती हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लो। एक होते हैं कंपनी में दो लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर, एक होते हैं डायरेक्टर। मेंबर वो है जो कंपनी में फंड्स लगा रहे हैं, डायरेक्टर वो है जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो इंडिया में ना मोटा मोटा तीन तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एंड एक होती है 1% कंपनी। इसको हम ओपीसी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपीसी। तो एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है 1% कंपनी। अब मैं जरा इनके अंदर मेंबर्स और डायरेक्टर्स की बात कर लूं, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। फिर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 15 डायरेक्टर। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट ही नहीं होती, जितने मर्जी हो सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम की लिमिट दोनों जगह कॉमन है। प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में भी मैक्सिमम 15 होते हैं, लेकिन मिनिमम अलग अलग है। मिनिमम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। अब हम बात करते हैं 1% कंपनी की, तो 1% कंपनी में मिनिमम 1 मेंबर होता है एंड मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है। एंड अगर हम बात करें डायरेक्टर्स की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं 1% कंपनी में। इसका मतलब डायरेक्टर्स की मैक्सिमम की लिमिट तीनों जगह कॉमन है, 15 15 15, लेकिन मिनिमम की लिमिट सब जगह अलग है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है। फिर मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1, ओपीसी में 1 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन 1 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकता है। कितने हो सकते हैं? 15। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये आप नोट कर लेना, ये वाली चीजें। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन ये है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने होते हैं? सर कोई लिमिट ही नहीं होती, पब्लिक पूछ रहा है, अनलिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ए 0, सी 50, बी नो लिमिट। इसका आंसर होगा नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोटर। अब सुन लो मेरी बात, कंपनी लॉ में एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा बंदा होता है जिसका उस कंपनी पे कंट्रोल होता है, और कंट्रोल किसका होता है? जो उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है। जैसे भी मैंने तुम्हारे को होल्डिंग सब्सिडियरी वाला एग्जांपल दिया,
तो होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर थे। इसका मतलब सबसे बड़ा शेयर होल्डर होल्डिंग कंपनी खुद थी, तो सब्सिडरी कंपनी की प्रमोटर कौन हो गई? होल्डिंग कंपनी। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है उसी को हम प्रमोटर बोलते हैं, और क्योंकि वो सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा पैसा उसका लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल भी कंपनी का उसी के पास है। तो बेसिकली तुमसे पूछ रहा है प्रमोटर कौन है? हु हैज प्रमोटर मींस अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसके पास कंपनी का कंट्रोल है। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज कस्टम टू एक्ट। इसका क्या मतलब है? जिसके कहने पे डायरेक्टर्स काम करते हैं। कंपनी में डायरेक्टर जो भी करते हैं वो प्रमोटर के कहने पे करते हैं। क्या ये सच है? आंसर इज यस, सच है। तो इसका पहला पॉइंट भी ओके है कि प्रमोटर के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। दूसरा पॉइंट भी ओके है कि उसके कहने पे सारे डायरेक्टर्स कंपनी में काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ईदर ए और बी। ए भी ओके है, बी भी ओके है, दोनों ओके है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब प्रमोटर कैन बी, प्रमोटर कौन होगा? तो प्रमोटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये बात कर रहा है सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये है सेक्शन 8 कंपनी का। सुन लो मेरी बात, पहले तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। हमारे इंडिया में एक कंपनी है कंपनी लॉ के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। हमारे इंडिया के अंदर एक कंपनी है कंपनी लॉ में, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है नॉन प्रॉफिट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में सोशल वेलफेयर करने के लिए बनी है, लोगों का भला करने के लिए बनी है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। और इंडिया में अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर इंडिया में आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो लोगों का वेलफेयर करेगी, लोगों का भला करेगी, हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी तो आप ये कंपनी बना सकते हो। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉड करती हुई पकड़ी गई, मान लो आपने लोगों का भला करने के लिए कंपनी बनाई थी लेकिन आप लोगों का भला नहीं कर रहे, आप गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों का भला कर रहे हो तो लोग आपको डोनेशंस देंगे। इंडिया में जो एनजीओ होती हैं, एनजीओ वो क्या करती हैं? एनजीओ जैसे कोई बंदे ने एनजीओ बनाई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई बच्चे ने एनजीओ बनाई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए गरीब लोगों का। अब ये जो एनजीओ वाले हैं ये क्या करते हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से डोनेशंस लेते हैं और उस डोनेशंस के पैसे से बच्चों का भला करते हैं। तो मान लो सेक्शन 8 कंपनी भी यही करती है कि लोगों से डोनेशंस लेती है और उसके बाद जिस पर्पस के लिए वो वेलफेयर करने के लिए बनी है वो उस पर्पस के लिए वो पैसा यूज करती है। तो मान लो किसी सेक्शन 8 कंपनी ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से डोनेशंस वगैरह ली और उन्होंने उस पैसे का मिस यूज करा और उन्होंने उस पैसे को गलत तरीके से यूज करा और वो उसके जो सेक्शन 8 कंपनी के जो मेंबर्स थे वो खुद ही पैसा खा गए सारा का सारा। उन्होंने जिस वेलफेयर के लिए बनाई थी उन्होंने वो वेलफेयर किया ही नहीं। तो उस केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को वाइंड अप करा सकती है, बंद करा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को किसी दूसरी नॉन प्रॉफिट कंपनी में अमलगमेट भी करा सकती है। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी फ्रॉड करती हुई पकड़ी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर 3 एक्शन ले सकती है। वो 3 एक्शन क्या क्या है? आपकी कंपनी को बंद कराया जा सकता है, आपकी कंपनी को लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, मतलब आपको नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और आपकी कंपनी को अमलगमेट कराया जा सकता है किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में। तो अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑन रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। ऑन कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू कन्वर्ट इट्स स्टेटस एंड चेंज इट्स नेम। अगर सेक्शन 8 कंपनी आपका लाइसेंस कैंसिल करती है तो क्या वो आपको स्टेटस कन्वर्ट कर सकती है? स्टेटस मींस नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकती है, यस। नेक्स्ट, क्या वो आपकी कंपनी को वाइंड अप भी कर सकती है अगर उनको जरूरत लगती है? यस। क्या वो आपकी कंपनी को अमलगमेट भी कर सकती है किसी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में? आंसर इज यस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ईदर ए और बी और सी, तीनों ओके हैं, तीनों ओके हैं। तो मैंने अभी तुम्हारा बताया ना कि अगर सेक्शन 8 कंपनी कुछ भी गड़बड़ करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और लाइसेंस कैंसिल करने के बाद उनको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकती है, उनको वाइंड अप भी कर सकती है, बंद भी करा सकती है, उन्हें अमलगमेट भी करा सकती है दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में। तो यस, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट with reference to conversion of one type of company into another type of company? पहला,
प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1% कंपनी, क्या एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू 1% कंपनी, आंसर इज नो। हमारे कंपनी लॉ में नॉन प्रॉफिट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है और 1% कंपनी को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है, दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा बी, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। बाकी तो नीचे वाला तो ओके, अब नीचे जाकर पढ़ना क्या, जब पहले ही पता लग गया बी में, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय शेयर होल्डर एनी टाइम। अच्छा सुन लो मेरी बात, हमारे कंपनी लॉ में ना दो तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं, दो तरीके के मेनली रेजोल्यूशन होते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है आप समझते हो ना? रेजोल्यूशन समझते हो? रेजोल्यूशन का मतलब होता है, देखो एक बात बताओ, कंपनी के अंदर जैसे तुम घर में कोई भी काम करते हो तो तुम किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की। तुम्हें अगर कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने आना है, तुम किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की, क्योंकि पैसा किसका है? पापा मम्मी का। तुम्हें कहीं जाना तो उसके लिए पैसा चाहिए, अब पैसे कौन देगा? पापा मम्मी देंगे। तो इसलिए किसकी परमिशन लेते हो? पापा मम्मी की परमिशन लेते हो। तो अब होता क्या रहा है, अब यहां पे भी वही चीज है, अब ध्यान देने वाली। मान लो कंपनी में डायरेक्टर्स को कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो वो खुद नहीं लेते, कोई भी काम करवाना है तो उनको पहले शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। कंपनी में डायरेक्टर्स को कोई भी बड़ा काम करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, और जो शेयर होल्डर्स परमिशन देते हैं उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर ने परमिशन दे दी तो उसे हम बोलते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पास हो गया। रेजोल्यूशन ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओआर, और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है मोर देन 50% पे, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है 75% और मोर पे। अब इसका क्या मतलब है? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और मान लो इस कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर हैं, मान लो इस कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, और मान लो अगर ये कंपनी ओआर पास कराना चाहती है, अगर ये कंपनी ओआर पास कराना चाहती है तो 100 में से अगर 51 और मोर लोग एग्री करेंगे तो ओआर पास हो जाएगा। अगर ये कंपनी एसआर पास कराना चाहती है तो मैंने क्या बताया, एसआर कितने में पास होता है? 75% पे। तो अगर 100 में से 100 शेयर होल्डर्स में से 75 और मोर लोग एग्री करेंगे तो एसआर पास हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी में डायरेक्टर जो भी काम करते हैं वो शेयर होल्डर से पूछ के करते हैं बड़ा काम, क्योंकि पैसा किसका लगा? शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर से परमिशन मांगते हैं, और वो परमिशन जो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है? मोर देन 50% पे। स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है? 75% और मोर पे। तो अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर है और 51 और मोर लोग एग्री करेंगे तो ओआर पास हो जाएगा, और अगर कंपनी में 100 शेयर होल्डर है और 75 और मोर लोग एग्री करेंगे तो एसआर पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओआर। स्पेशल रेजोल्यूशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआर। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब ये टॉपिक क्या है, अगर कोई कंपनी है वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, कोई कंपनी है, मान लो किसी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और वो इस नाम को चेंज करके अपना नाम करना चाहती है वाई लिमिटेड, वो अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो क्या वो कर सकती है? लॉ कहता है कर सकती है। उसके लिए कंपनी लॉ का सेक्शन 13 लगता है 13, और वो ये बोलता है जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको दो काम करने पड़ेंगे, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो यही पूछ रहा है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय शेयर होल्डर्स एनी टाइम बाय डैश एंड डैश। तो वो डैश एंड डैश क्या है? बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड गेटिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड गेटिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आंसर इज यस। तो इसका आंसर होगा बी, ये इसका आंसर है कि जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एनी ऑल्टरेशन टू एओए शैल नॉट बी अगेंस्ट कंपनी एक्ट, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, शैल नॉट बी इलीगल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
आपकी कंपनी में मैंने अभी बताया था दो चीजें होती हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए क्या होते हैं? कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स। एओए क्या होते हैं? कंपनी के इंटरनल रूल्स। तो जब भी कोई कंपनी अपना एओए ऑल्टर करेगी तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा उसके एओए में उसने जो भी प्रोविजंस चेंज करे हैं वो ना तो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाने चाहिए, ना वो पब्लिक के अगेंस्ट जाने चाहिए, ना वो इलीगल होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एज पर सेक्शन 12 of Companies Act 2013, change of registered office from one place to another place within the same city, town or village can be made by passing a resolution by board of directors. Notice of such change has to be filed with the ROC within dash of change within the prescribed fees. सुन लो मेरी बात, मान लो आपकी कोई कंपनी दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में चांदनी चौक में सिचुएटेड है, और मान लो वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चांदनी चौक से शिफ्ट करके किनॉट प्लेस जा रही है। मतलब इसका मतलब पहले आपकी कंपनी पहले दिल्ली में चांदनी चौक में ऑपरेट हो रही थी, और मान लो अपना ऑफिस चेंज कर वो कहां शिफ्ट कर रहे हैं? किनॉट प्लेस में शिफ्ट कर रहे हैं, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपकी कंपनी को कंपनी लॉ में एक अथॉरिटी है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको बताना पड़ता है 30 दिन के अंदर, क्योंकि आपकी कंपनी किसके पास, जब भी इंडिया में कोई बंदा कंपनी बनाता है तो वो आरओसी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर होती है। तो अगर आप उस कंपनी में कोई भी छेड़ाछाड़ी करोगे तो आपको आरओसी को बताना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरओसी। आरओसी का ऑफिस दिल्ली में, नेहरू प्लेस में। तो अगर आपकी कंपनी कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है सेम सिटी, टाउन और विलेज में, तो वो पूछ रहा है कितने दिन में आरओसी को बताना होता है, तो 30 दिन में बताना होता है। तो इसका आंसर होगा सी, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following are included within the meaning of prospectus as per section 2 clause 70 of the Company Act? पहला, any document prescribing prospectus, red herring prospectus, shelf prospectus, all of the above। अब सुन लो मेरी बात, हमारी कोई भी कंपनी, हमारे इंडिया में क्या होता है, कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसके लिए ना वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो ये पब्लिक इशू लेकर आई, मान लो ये क्या लेकर आई? पब्लिक इशू लेकर आई जनता के लिए कि भाई हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स लेकर आ रही है एट ₹100 ईच, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। तो ये कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स लेकर आ रही है एट ₹100 ईच, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। तो हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है, इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जनता को इनवाइट किया जाता है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। इस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? कंपनी के शेयर्स कितने आ रहे हैं, कितने प्राइस पे आ रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर की डिटेल्स, कंपनी के प्रमोटर की डिटेल्स, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो सारी चीजें इस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती हैं ताकि उसके बेस पे कोई आउटसाइडर डिसीजन ले सके कि उसको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने। अब प्रोस्पेक्टस ना कई तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इन सब प्रोस्पेक्टस में क्या फर्क होता है अभी आगे जाके बात करूंगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस कई तरीके के होते हैं। तो वो तुमसे यही पूछ रहा है कि सर जब आपकी कंपनी मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? सर एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्टस कवर होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी कवर होता है, रेड हेरिंग भी कवर होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या चीज है? ये प्राइवेट प्लेसमेंट पे बेस्ड है। ये क्या है भी बताता हूं। अब करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18, प्राइवेट प्लेसमेंट पे बेस्ड है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखो एक चीज क्लियर कर दूं, पहले एक चीज समझा दूं। हमारे ना कंपनी लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 23, वो डील करता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में, वो डील करता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में, और इसका सेक्शन नंबर है कंपनी लॉ के अंदर 23। अब ये जो सेक्शन 23, अच्छा यहां पे वर्ड मैंने लिखा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाइडर टर्म है शेयर से। जब मैं बोलूं सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के अंदर इक्विटी शेयर भी आता है, सिक्योरिटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर भी आता है, सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर्स भी आते हैं, एटसेट्रा।
जब मैं बोलूं ना शेयर्स, तो शेयर का मतलब खाली दो ही चीजें होती हैं, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जब मैं बोलूं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं। अब कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 23, ये डील करता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर, ये डील करता है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है एक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। एक होता है पब्लिक इशू, एक होता है राइट्स इशू, एक होता है बोनस इशू, और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये सेक्शन कहता है कि एक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, राइट इशू, बोनस इशू, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। चारों में क्या फर्क होता है? जब कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि भाई हमारी कंपनी 1 लाख शेयर लेकर आ रही है 10 रुपए के हिसाब से, जिसको खरीदना खरीद लो, मतलब जहां पे कोई भी खरीद सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक इशू। हियर एनीवन कैन बाय, यहां पे कोई भी बंदा शेयर्स खरीद सकता है। राइट इशू किसको होता है? खाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। यहां पे क्या होता है राइट इशू के अंदर? मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का मन कर रहा है कि भाई हम 1 लाख नए शेयर अलॉट करना चाहते हैं, तो कंपनी उसका पहला ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है कि आप खरीद लो। वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेचेगी। तो राइट इशू का मतलब है जहां पे शेयर्स को खरीदने का पहला राइट कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको दिया जाता है। पहले वो खरीदे, उनको ऑफर दिया जाएगा। अगर वो नहीं खरीदने में इंटरेस्टेड तो बाहर बेचे जाएंगे। और ये जो शेयर्स होते हैं ये मार्केट रेट से सस्ते रेटों पे दिए जाते हैं। मान लो अगर कंपनी वो शेयर मार्केट में 300 रुपए का दे रही है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को 250 में दे देगी, 260 में दे देगी, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है बोनस इशू। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन यहां पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पे शेयर्स कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं देती, किसी आउटसाइडर को ही देती है, लेकिन जिसको वो देती है उसको कंपनी जानती होती है पहले से। वो कंपनी के बंदे नॉन में होते हैं। जैसे मान लो मेरी गली के अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। तो यहां पे जो शेयर्स अलॉट होते हैं वो आइडेंटिफाइड पर्संस को होते हैं, मतलब जिनको कंपनी जानती है उनको शेयर अलॉट करती है। तो एक कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है, उसके 4 तरीके हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू में कोई भी खरीद सकता है। राइट इशू में कंपनी ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है खरीदने के लिए मार्केट से सस्ते रेटों पे। बोनस इशू में भी शेयर्स का ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन यहां पे सीधा अलॉटमेंट हो जाती है, वो भी बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर अलॉट हो जाते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर नहीं करती, किसी आउटसाइडर को करती है, लेकिन कंपनी उसको जानती होती है, कंपनी के लिए वो आइडेंटिफाइड पर्सन होते हैं। तो 4 तरीके से कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है। अच्छा, श्योर, पब्लिक कंपनी इन 4 तरीके से सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी को ये 4 मेथड अलाउड है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू के थ्रू नहीं कर सकती, बाकी के 3 मेथड से अलाउड है। तो पब्लिक कंपनी को 4 मेथड अलाउड है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू वाला रूट अलाउड नहीं है, बाकी के 3 रूट अलाउड है। अब पढ़ते हैं बुक से। अब ये क्वेश्चन क्या है? एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 2, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने बताया ना, सिलेक्टेड ग्रुप मींस जिनको कंपनी जानती है उन्हीं को देती है, थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। इसका आंसर 1 ही होगा, पहला ही होगा, पहले वाला। इसका आंसर ये है, जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो शेयर होल्डर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है, कि ऑफर देती है कि तुम्हें हमारे शेयर खरीदने हैं और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे दो। तो यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर शेयर होल्डर्स को जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी, मैंने तुम्हारे को बताया कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर देती है। तो लॉ कहता है कि 1 साल के अंदर आप मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो। कितने लोगों को ऑफर दे सकते हो? 200 लोगों को। तो यही पूछ रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शैल बी मेड टू डैश पर्सन इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। तो वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे नॉट मोर देन 50 नहीं, नॉट मोर देन 200 नहीं, नॉट मोर देन 100 नहीं, नॉट मोर देन 200। ये डी इसका आंसर होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर 1 साल में 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्या बोलता है? और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 42
ऑफ द कंपनीज एक्ट 42 अभी हमने ऊपर पढ़ा प्राइवेट प्लेसमेंट का है, शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म नंबर। अच्छा पहले बात तो ये ठीक कर लो, ये 30 डेज में फाइल नहीं होता। यहां पे देखो जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स अलॉट करती है ना, तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 दिन में फाइल नहीं होती, 15 दिन में फाइल होती है। अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर अलॉट करती है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी एक लिस्ट रेडी करती है कि उसने किस किस शेयर होल्डर्स को कितने कितने शेयर अलॉट करे, उनका नाम, उनके नाम के आगे उनके शेयर्स और उनकी वैल्यू लिखकर कंपनी रजिस्ट्रार को भेजती है, आरओसी के पास भेजती है। वो लिस्ट जो कंपनी भेजती है वो फॉर्म नंबर PAS 3 में भेजती है। अच्छा PAS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म है। आपकी कंपनी ने राइट इशू के थ्रू शेयर अलॉट करे, आपकी कंपनी ने बोनस इशू के थ्रू शेयर अलॉट करे, तो वहां पे भी PAS 3 ही जाएगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का। लेकिन वहां पे PAS 3 30 दिन में जाता है, 30 डेज में जाता है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में PAS 3 15 दिन में जाता है शेयर अलॉट होने के। बस जाता PAS 3 है सब जगह पे, लेकिन वो 15 दिन में जाता है। नेक्स्ट ये खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्या है? Dash means a prospectus which does not include complete particulars of the quantum. Quantum means quantity or price of the securities included therein. अब ये सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका आंसर होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या होता है कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि प्रोस्पेक्टस कई तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, जहां पे कंपनी क्या कर रही है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, 1 लाख शेयर्स लेकर आ रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी ने शेयर्स भी बता दिए और प्राइस भी बता दिया कि भाई हम 1 लाख शेयर लेकर आ रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, जिसको खरीदना खरीद लो। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। एक होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, कंपनी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताती, कंपनी ना एक प्राइस रेंज देती है, प्राइस रेंज देती है कंपनी। एक मान लो कंपनी ने 200 से 240 की रेंज दे दी, तो ये 200 हो गया मिनिमम प्राइस और 240 हो गया मैक्सिमम प्राइस। अब कंपनी क्या करेगी कि लोगों से बिडिंग लगवाएगी। कंपनी बोलेगी कि भाई हम 1 लाख शेयर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमने प्राइस डिसाइड नहीं करा है, प्राइस की हम रेंज दे रहे हैं, आप लोग बिडिंग लगाओ। अब लोग क्या करेंगे, बिडिंग लगाएंगे। कोई बंदा 200 की बिडिंग लगाएगा, कोई 210 की, कोई 220 की, कोई 225 की, कोई 230 की, कोई 240 की, क्योंकि लास्ट 240 है, 240 से ऊपर तो कोई लगा नहीं सकता। कंपनी ने एक रेंज दे दी कि आप 200 से लेकर 240 तक की बिडिंग लगाओ। अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी एक कट ऑफ प्राइस निकालेगी। कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है एक ऐसा प्राइस निकालेगी जिसपे सबसे ज्यादा बिडिंग आई है। मान लो सबसे ज्यादा बिडिंग 220 के प्राइस पे आई है, तो अब क्या होगा कि जिन जिन लोगों ने 220 रुपए की या इससे ऊपर की बिडिंग लगाई थी उनको शेयर्स अलॉट होंगे, उससे नीचे वालों को अलॉट नहीं होंगे। इसका मतलब एक प्रोस्पेक्टस है, इसको हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताती शेयर्स का। कंपनी क्या करती है, एक रेंज दे देती है और बोलती है कि लोगों को बोलती है कि आप बिडिंग लगाओ। उसके बाद बिडिंग के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कंपनी को शेयर का प्राइस कितना रखना है। तो जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग आएगी कंपनी उतना प्राइस निकाल देगी। उस प्राइस को हम बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। जैसे मान लो कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 220 निकाला, तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जिन जिन लोगों ने 220 रुपए की इससे ऊपर की बिडिंग लगाई है उनको अलॉटमेंट होगी, बाकियों को अलॉटमेंट नहीं होगी, बाकियों को अलॉटमेंट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। तो वो कह रहा है डैश मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी और प्राइस। तो एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जहां पे प्राइस की कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, क्वांटिटी की कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। यहां पे एक वर्ड पूछा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने साल के लिए वैलिड होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है मैं ये भी समझा देता हूं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे मान लो आपको लग रहा है, मान लो आपकी कंपनी को लग रहा है कि इस साल में 2 या 3 पब्लिक इशू लेकर आने हैं। नॉर्मली एक कंपनी 1 साल में 1 पब्लिक इशू लेकर आती है। अगर कंपनी 1 साल में 1 से ज्यादा पब्लिक इशू लाने का प्लान कर रही है और कंपनी को पहले से ही पता है कि भाई 1 पब्लिक इशू हम अभी जनवरी में ला रहे हैं, दूसरा पब्लिक इशू हम जुलाई में लाएंगे, तीसरा पब्लिक इशू हम दिसंबर में लाएंगे। इसका मतलब मान लो अगर कंपनी पहले से 1 साल में 1 से ज्यादा पब्लिक इशू लाने का प्लान कर रही है, तो अब कंपनी जितनी बार पब्लिक इशू लाएगी अगर उतनी बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो खर्चा ज्यादा आएगा। तो उसके लिए कंसेप्ट लाया गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि यहां पे 1 साल में आपको जितने पब्लिक इशू लाने हैं आप उसकी डिटेल एक ही प्रोस्पेक्टस में बता दो। तो कंपनी का जो सबसे पहला वाला प्रोस्पेक्टस जनवरी में आया तो कंपनी ने उसी के अंदर जनवरी वाले पब्लिक इशू के प्रोस्पेक्टस की डिटेल भी दे दी, पब्लिक इशू की डिटेल भी दे दी, जो जुलाई में आना था उसकी भी दे दी और जो दिसंबर में आना था उसकी भी दे दी। एक ही पब्लिक इशू में सारी डिटेल्स दे दी, 1 साल में जितने पब्लिक इशू आने हैं।
तो इससे क्या होगा कि बार बार कंपनी को दोबारा दोबारा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी का टाइम भी सेव होगा, कॉस्ट भी सेव होगी। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर एक साल में जितने भी पब्लिक इशू आने हैं उनकी डिटेल एक ही बार में दे दी जाती है, उसे हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, और ये एक साल के लिए ही वैलिड होता है। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी कितने टाइम की, एक साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपको पता होगा, आपने 11-12 में स्कूल में भी पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, कंपनीज के अंदर बड़ी सारी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पढ़ा था ना। तो उसमें से हमने पढ़ा था ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के एमओए में लिखवाई जाती है, और वो एक ऐसी कैपिटल होती है जिससे ज्यादा पैसा कंपनी रेज नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर कंपनी के एमओए में लिखा है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, इसका मतलब कंपनी मार्केट में खाली मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा के इशू नहीं कर सकती। तो यहां पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, डैश मीन सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट, वो ऐसी कौन सी कैपिटल है जो मेमोरेंडम में लिखी आती है कि जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है कि इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती, वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उनको रिडीम करने का मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 20 साल। कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, कंपनी हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और हर एक कंपनी को 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना होता है। तो कहता है कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 इफ ऑथराइज्ड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स। इसका तो आंसर पहले वाला ही, नॉट एक्सीडिंग 20 इयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय एओए। इसका मतलब कंपनी को अगर एओए के थ्रू अलाउ करा गया कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो तो वो इशू कर सकती है, लेकिन उनको कितना टाइम में रिडीम करना पड़ेगा, 20 साल में रिडीम करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का मैक्सिमम टाइम होता है 20 साल। नेक्स्ट आता है व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट्स। आपको पता होगा कंपनीज में दो तरीके के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क होता है, आपको ये बात पता है? इक्विटी शेयर्स कंपनी की परमानेंट शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का डिविडेंड मिलता है, उसको वोटिंग राइट मिलते हैं वगैरह वगैरह, ये कंपनी का मेन शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरेटिव में दो चीजों की प्रेफरेंस मिलती है। एक, उनको डिविडेंड इक्विटी वालों से पहले मिलता है, और दूसरा, कल को अगर कंपनी डूबती है तो उनको रीपेमेंट इक्विटी वालों से पहले मिलती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको दो चीजों की प्रेफरेंस मिलती है। पहला, उनको इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड मिलता है, दूसरा, अगर कल को कंपनी डूबती है तो उनको इक्विटी वालों से पहले रीपेमेंट मिलती है। तो अब दूसरी बात यह है, क्योंकि आपको फायदे मिल रहे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट अलाउड नहीं होते जनरली। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट अफेक्ट करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग पावर आ जाती है। नॉर्मली कंपनी की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें सिर्फ इक्विटी वाले वोट देते हैं, प्रेफरेंस को वोटिंग राइट अलाउड नहीं होता, जनरली तो अलाउड नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट अफेक्ट करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग बुलाकर वोट दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने तुम्हारे को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देती है, बाद में इक्विटी वालों को देती है। मान लो इस बार कंपनी ने डिसीजन लिया है कि हम पहले इक्विटी को डिविडेंड देंगे, बाद में प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे, तो कंपनी किसका राइट अफेक्ट कर रही है? प्रेफरेंस वालों का राइट अफेक्ट कर रही है, क्योंकि पहले तो प्रेफरेंस को मिलना चाहिए और कंपनी क्या कह रही है, हम पहले इक्विटी को देंगे। तो यहां पे कंपनी प्रेफरेंस वालों का राइट अफेक्ट कर रही है। तो अब ऐसे केस में प्रेफरेंस वाले अपनी मीटिंग बुलाकर वोट दे सकते हैं। इसका मतलब अब तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे क्या प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग राइट होती है, तो आप इसका आंसर टू वे दोगे। आप क्या बोलोगे, सर जनरली तो प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग पावर नहीं होती, खाली इक्विटी वालों पे होती है। लेकिन प्रेफरेंस वालों पे वोटिंग पावर आ सकती है अगर उनका राइट अफेक्ट होगा तो यहां पे कह रहा है व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ वोटिंग राइट। इसमें पहला आंसर क्या लिखा, अ रेजोल्यूशन व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर। बात ही खत्म हो गई, पहला आंसर है इसका। वो रेजोल्यूशन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को अफेक्ट करते हैं, वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी है इंडिया सीमेंट लिमिटेड हैज ऑफर्ड इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू टेक न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, इट इज राइट इशू। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कंपनी नए शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले देती है, बाद में बाहर बेचती है, उसे हम राइट इशू बोलते हैं। यहां पे वो क्या रहा है क्लियर कट, एक कंपनी किसको ऑफर दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है, एग्जिस्टिंग मेंबर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो इस ऑफर को हम क्या बोलेंगे, राइट इशू बोलेंगे। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 39(2)
ये बताता है कि एक कंपनी की रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में फाइल होगी, तो हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 39 के अंदर की वो PS3 में फाइल होती है। साथ में 39(2) ये भी बात करता है कि एक कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी तो वो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना 11th-12th में कि पहले वो एप्लीकेशन में मनी लेती है, फिर वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर वो फाइनल अमाउंट लेती है। तो लॉ कहता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो अगर वो एप्लीकेशन मनी मंगा रही है तो उसको कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू मंगाना पड़ेगा। तो मान लो अगर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है तो उस कंपनी को जो मिनिमम कम से कम 5% तो मंगाना पड़ेगा फेस वैल्यू का। तो 5% कितना हो गया, 5 रुपए। तो यहां पे वो यही कह रहा है कि जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो मिनिमम शेयर्स मस्ट बी रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर। मिनिमम ऑफ शेयर का मतलब है यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, मिनिमम डैश। तो मिनिमम उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, मिनिमम कितना पैसा उनको लेना चाहिए सर? मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट। देखो यहां पे आपको कंफ्यूज कर रहा है, 5% ऑफ इश्यू प्राइस, 25% ऑफ इश्यू प्राइस, 25% नॉमिनल अमाउंट। 5% होता है नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट मींस फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के 5% तक का मिनिमम आपको लेना होता है। नेक्स्ट, अब आता है कंपनी कैन रिड्यूस इट्स कैपिटल बाय पासिंग डैश एंड ऑन कंफर्मेशन बाय डैश। देखो अगर कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल कम करना चाहती है, मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख है और कंपनी उसको बढ़ाना नहीं चाहती, घटाना चाहती है, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और उसके लिए कंपनी लॉ में सेक्शन है 66, और सेक्शन 66 ये बोलता है जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एनसीएलटी आप समझते होंगे, एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनीज का कोर्ट है। जैसे नॉर्मल बंदों की लड़ाई होती है तो वो कोर्ट में केस करते हैं, अगर दो कंपनीज की लड़ाई होती है या कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो केस एनसीएलटी में जाता है। कहां जाता है? एनसीएलटी में। तो वो कह रहा है कंपनी कैन रिड्यूस इट्स कैपिटल बाय पासिंग डैश एंड ऑन कंफर्मेशन बाय डैश। तो इसके लिए आंसर होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एनसीएलटी नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एनसीएलटी। कंपनी अगर अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा एंड एनसीएलटी की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बायबैक पे बेस्ड है। इसका सेक्शन है कंपनी लॉ में सेक्शन 68। बट इस बायबैक आपको पता होगा जहां पे कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लेती है, दैट इज कॉल्ड बायबैक। कंपनी ने जो शेयर मार्केट में इश्यू कर रखे थे उन शेयर्स को कंपनी वापस खरीद लेती है, और जब वो कंपनी खरीदती है तो वो उन शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, आग लगा देती है, खत्म कर देती है। और लॉ कहता है जब भी कंपनी बायबैक कंप्लीट कर लेगी तो उसके 7 दिन में कंपनी को शेयर डिस्ट्रॉय करने होते हैं। कितने दिन में डिस्ट्रॉय करने होते हैं? 7 डेज में। तो the securities bought back should be physically destroyed within dash from completion of buyback 5 days, 10 days, 7 days, 15 days, 7 days। 7 days में कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 30 कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर इंक्लूड्स बॉन्ड्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी whether constituting charge on the assets of the company or not, both of the above, none of the above, बोथ ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा सी। सुन लो मेरी बात, अभी क्या चीज है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। आपको पता है क्या होता है? जब कोई कंपनी को लोन की फॉर्म में पैसा चाहिए होता है तो कंपनी शेयर और मार्केट में डिबेंचर इशू करती है और बदले में डिबेंचर होल्डर से फंड ले लेती है। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे कंपनी ने लिखा होता है कि हमने सामने डिबेंचर होल्डर से इतना पैसा रेज करा है हम उनको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। और हर एक कंपनी को डिबेंचर जो कंपनी ने इशू करे होते हैं उसका पैसा 10 साल में वापस करना होता है, अगर नॉर्मल कंपनी है तो। अगर इंफ्रा कंपनी है, अगर वह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करती है तो कंपनी 10 साल की जगह 30 साल में भी रिडीम कर सकती है, तो उसको 20 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो नॉर्मल कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उनको 10 साल में पैसा वापस करना होता है। अगर वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो 30 साल में डिबेंचर रिडीम कर सकती है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली यह है कि वो डिबेंचर की डेफिनेशन जो कंपनी लॉ में दी हुई है वो सेक्शन 2 क्लॉज 30 में दी हुई है, और वहां पे बहुत सारी चीज लिखी हुई है डिबेंचर के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो वो कह रहा है डिबेंचर में बॉन्ड्स भी कवर होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर हम 5 साल 7 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो हम डिबेंचर बोलते हैं। अगर हम 6 महीने के लिए 1 साल तक के लिए बॉन्ड्स लोन ले रहे हैं तो जनरली उन्हें बॉन्ड्स बोलते हैं। तो बॉन्ड्स किसका पार्ट है? डिबेंचर का ही पार्ट है। प्लस एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। चार्ज का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड लोन। चार्ज का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड लोन। अगर आपकी कंपनी किसी सामने वाले व्यक्ति से अपनी कोई चीज गिरवी रख के लोन लेती है तो हम बोलेंगे कि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी में। मान लो मेरी कंपनी है
उसने किसी बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, बदले में अपनी लैंड गिरवी कर दी बैंक के पास। अब कल को अगर मैं बैंक का पैसा वापस चुका दूंगा तो बैंक मेरी लैंड मेरे को वापस कर देगा। अगर मैं कल को बैंक का पैसा नहीं चुका पाऊंगा तो बैंक मेरी लैंड को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो अगर मैं अपनी लैंड बैंक के पास गिरवी रख के बैंक से लोन लेता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया, और बैंक को यहां पे बोला जाएगा चार्ज होल्डर, बैंक को, क्योंकि बैंक ने हमको क्या दिया है, लोन दिया है। तो अगर आपकी कंपनी किसी भी तरीके से लोन ले रही है, वो भी किसका पार्ट है, डिबेंचर का ही पार्ट है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन इश्यू सिक्योर्ड डिबेंचर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 years? ये तो अभी तुम्हारे को मैंने बताया था, कंपनी सेटिंग अप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। तुम्हारे को मैंने बताया था कि नॉर्मली एक कंपनी सिर्फ 10 साल के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वो 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकती है, 30 साल के लिए। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनी एक्ट, appointment of one or more debenture trustees is mandatory if a company wants to issue prospectus or make an offer to public or its members exceeding dash। अब इसका क्या मतलब है, सुनना बात ध्यान से। डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है जहां पे हमने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया और बदले में उनके पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी करवाई है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कि जहां पे हमने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया लेकिन बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाया, अपनी कंपनी की गुडविल के बेस पे उनसे लोन ले लिया। तो अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है ना, और अगर कंपनी वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स 500 से ज्यादा लोगों को इशू करती है, तो उस केस में कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ये डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, इसकी ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी हमने डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में गिरवी करवाई है, ये उसकी टेक केयर करे। डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है, उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करना जो प्रॉपर्टी हमने डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में गिरवी करवाई है। तो ये डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी होती है। लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी हर कंपनी को अपॉइंट नहीं करना होता, सिर्फ किन कंपनियों को अपॉइंट करना होता है, जब एक साल में 500 से ज्यादा लोगों को अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है तब अपॉइंट करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50, 200, 100, 500, 500, ये रहा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिपॉजिट्स वाले चैप्टर से बेस्ड है। आप लोगों के कोर्स में डिपॉजिट्स वाला चैप्टर है ना, तो डिपॉजिट्स मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिपॉजिट्स का मतलब है एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपकी कंपनी होती है, जैसे हम बैंक है, हमारे पास मान लो 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में एफडी कर देते हैं उसकी। कई बार तो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, हम बैंक के पास वो पैसा जमा कराते हैं, बैंक हमारे को उसके ऊपर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। और जनरली एफडी का रेट जो चलता है वो 6%, 7%, 8% के आसपास का चलता है एक साल का, कि अगर आपने 10 लाख रुपए दिए तो बैंक उसके ऊपर आपको 7-8% का रिटर्न देगा। इसे हम बोलते हैं आपने बैंक के पास एफडी करा दी। ऐसे ही ना कंपनीज भी एफडी की स्कीम लेकर आती हैं, और कंपनीज जनरली बैंक से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। जनरली बैंक 6-7-8% का रिटर्न देते हैं, कंपनी जनरली 10-12% का रिटर्न देती है। तो आप अगर एफडी का पैसा बैंक में ना लगाकर कंपनी में लगाना चाहो तो उसको हम डिपॉजिट्स बोलते हैं। और वो डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। मतलब जब आप कंपनी को डिपॉजिट्स का पैसा दोगे तो उसके बदले कंपनी आपके पास कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा भी सकती है और नहीं भी। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट इशू करेगी तो वो मिनिमम 6 महीने के लिए इशू करेगी और मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए इशू करेगी। मतलब उसको रिडीम करने का जो पीरियड होगा वो कम से कम 6 महीने का होगा, कि मतलब 6 महीने तक के लिए तो वो आपसे लेगी वो पैसा, 6 महीने के बाद ही वापस करेगी। और मैक्सिमम वो 36 महीने के लिए, 36 मंथ्स के लिए आपसे वो पैसा ले सकती है। मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। तो अब आपसे यही पूछ रहा है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ डैश एंड मैक्सिमम डैश। मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, इसका आंसर होगा सी, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। नेक्स्ट, कंपनी कैन क्रिएट चार्ज। अभी मैंने तुम्हारे को बताया चार्ज का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले पे गिरवी करती है और बदले में सामने वाले बंदे से लोन लेती है, उसे हम बोलते हैं चार्ज। तो वो कंपनी कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर सकती है, इमूवेबल पे भी कर सकती है, मूवेबल पे भी कर सकती है, दोनों पे कर सकती है, टेंजिबल पे भी कर सकती है, इंटेंजिबल पे भी कर सकती है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, particulars of charges that is being filed with the ROC is to be signed by the company creating the charge and the charge holder in dash। जब भी आपकी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है ना, तो उसको ROC को 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं, 2 में से कोई एक। या तो उसको फाइल करना होता है फॉर्म CHG1 या फाइल करना होता है फॉर्म CHG9। CHG1 और CHG9 में फर्क क्या है, अगर आपकी कंपनी अदर देन डिबेंचर, देखो लोन 2 तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल लोन ले लिया बैंक से, उसे हम बोलते हैं टर्म लोन्स। तो अगर आपकी कंपनी नॉर्मल लोन ले रही है बैंक से तो कंपनी CHG1 वाला फॉर्म फाइल करती है ROC को,
चार्ज क्रिएट करते टाइम। चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन में फाइल करना होता है फॉर्म। और अगर कंपनी लोन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ले रही है, डिबेंचर इशू करके बदले में लोन ले रही है, तो उसके लिए कंपनी को CHG 9 वाला फॉर्म फाइल करना होता है ROC को। तो वो यही कह रहा है जब आपकी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो उसे कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है, तो दो फॉर्म में से एक जाता है, या तो CHG 1 या CHG 9। तो आपसे बता रहा है A में लिखा CHG 1, B में लिखा CHG 9, C में लिखा है ईदर A और B, D में लिखा है नीदर A और B। इसका आंसर होगा C, ईदर A और B। CHG 1 भी जाता है, CHG 9 भी जाता है, दोनों ही जाते हैं चार्ज क्रिएट होने के टाइम पे। डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा वाला है। अगर नॉर्मल लोन लिया है, टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं, तो CHG 1 जाएगा। अगर लोन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर लिया, CHG 9 जाएगा। नेक्स्ट आता है, अभी ये कितने टाइम में फाइल करना होता है, 30 दिन में। तो वो यही पूछ रहा है, द चार्ज शुड बी फाइल्ड विद इन रजिस्टर विद इन हाउ मच, विद इन कितने दिन में, फ्रॉम क्रिएशन 30 डेज। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज शैल बी फाइल्ड विद द ROC। अच्छा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? ये तो ऊपर वाली जो बात हो रही थी क्रिएशन का मतलब है जब कंपनी लोन ले रही थी और चार्ज क्रिएट कर रही थी सामने वाले के फेवर में, तो वो वाली बात हो गई। अगर कल को वो कंपनी जिसने लोन लिया है जब वो लोन का पैसा वापस कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, की कंपनी ने अपना चार्ज सेटिस्फाई कर दिया, मतलब अपना लोन रीपे कर दिया। तो जब कोई कंपनी अपना लोन रीपे कर देती है, उस बैंक को वापस कर देती है, तो सामने वाला बैंक उस कंपनी की प्रॉपर्टी वापस कर देगा उसको, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज सेटिस्फाई हो गया। तो उसके लिए भी कंपनी को ROC को बताना पड़ता है, उसके लिए फॉर्म जाता है CHG 4। तो इसका आंसर होगा CHG 4। नेक्स्ट, अब आता है AGM ऑफ अ कंपनी। आपको पता होगा कंपनी लॉ में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। कंपनी लॉ में दो तरीके की मीटिंग्स होती हैं, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की। और जो जनरल मीटिंग होती है वो भी दो होती हैं, एक होती है AGM, एक होती है EGM। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। EGM का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, EGM का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। AGM साल में एक बार होती है, नाम से क्लियर है, AGM साल में एक बार होती है। और ये कब होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में। कब होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स में। इसके अलावा पूरे साल में जितनी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है वो सब होती है EGM। वो सब क्या होती है? EGM। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अगर एक साल में कंपनी की 5 जनरल मीटिंग हुई शेयर होल्डर्स की, तो उसमें से AGM एक ही होगी जो फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में होगी। उसके अलावा बाकी सारी जितनी भी है वो सब क्या है? EGM है। वो सब क्या है? EGM। तो अब वो तुमसे क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? AGM जो होती है वो कहां करवानी होती है? लॉ कहता है AGM जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या तो वहां होगी या उसी सिटी के अंदर सेम सिटी टाउन और विलेज में होगी। मान लो कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है, कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मान लो दिल्ली में सिचुएटेड है और रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत बड़ा है, तो कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही मीटिंग करवा सकती है AGM। अगर उनके पास रजिस्टर्ड ऑफिस का स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो उसी सिटी के अंदर आसपास कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह भी हायर कर सकती है। तो AGM ऑफ अ कंपनी कहां होगी? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, या प्लेस विद इन इंडिया होगी, या सेम सिटी टाउन और विलेज में रजिस्टर्ड कंपनी सिचुएटेड होगी। तो इसका आंसर होगा A और C। रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या फिर सेम सिटी टाउन विलेज में होगी, एनी अदर प्लेस में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी दिल्ली में है तो AGM मुंबई में करा देगी, ऐसा नहीं है, इंडिया में कहीं भी करा देगी। सिर्फ उसी स्टेट के अंदर उसी सिटी में करवानी होती है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर करवाओ या सेम सिटी टाउन और विलेज में करवाओ। तो इसका आंसर होगा D, बोथ A और C। तो इसका आंसर होगा D, बोथ A और C। रजिस्टर्ड ऑफिस में भी करा सकते हो, सेम सिटी टाउन और विलेज में भी करवा सकते हो। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो quorum within dash of requisition a EGM
द रिक्वेजिशन मीटिंग स्टैंड्स कैंसल्ड। अब एक चीज सुन लो मेरी बात, क्या होता है कोरम? क्या होता है कोरम? सुनना मेरी बात ध्यान से। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। मतलब एक कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर है, तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 ही मीटिंग में आने चाहिए। एक लॉ मेकर ने एक लिमिट दे रखी है कि अगर मीटिंग में इतने बंदे भी आ जाएंगे ना तो कोरम ओके है, तो उसे हम बोलते हैं कोरम। जैसे लॉ मेकर ने प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट दी है 2 की, तो इसका अगर प्राइवेट कंपनी में 100 शेयर होल्डर भी, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर मीटिंग में 2 भी आ गए तो हम बोलेंगे कोरम वैलिड है क्योंकि 2 शेयर होल्डर आ गए। पब्लिक कंपनी के अंदर ये लिमिट 5 की है कि अगर पब्लिक कंपनी के अंदर 1000 से कम शेयर होल्डर है और 5 मेंबर भी अगर कंपनी के अंदर आ गए मीटिंग में तो कोरम वैलिड है। तो इसका पहले तो मतलब हमें समझ आ गया कोरम क्या होता है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कॉल द मीटिंग, रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। और ये कोरम अगर आधे घंटे के अंदर आना चाहिए जनरली, वरना मीटिंग जनरली कैंसिल हो जाती है। तो यहां पे अच्छा 2 तरीके होते हैं इसमें ना, 2 तरीके की मीटिंग होती है। यहां पे वर्ड आ रहा है रिक्विजिशनिस्ट। अब ये ना एक होती है नॉर्मल ईजीएम, एक होती है रिक्विजिशनिस्ट वाली ईजीएम। अब ये रिक्विजिशन वाली ईजीएम और नॉर्मल ईजीएम क्या होती है, मैं एमसीक्यू में तो इतना बताने में टाइम नहीं लगाऊंगा, ये बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक है। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन तो चलेंगे, मैं मान के चल रहा हूं आपको आता होगा, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो अगर नहीं भी पता हो तो मेरी अब जनरल मीटिंग वाली वीडियो यूट्यूब पे मैराथन डाला हुआ है, कंप्लीट होगा, उसमें देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो जो रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग होती है ना, अगर वो आधे घंटे में कोरम नहीं आया मीटिंग के अंदर तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि कोरम कितने टाइम में आना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट? तो इसका आंसर है 30 मिनट। नेक्स्ट, अब एक कंसेप्ट है, ये भी जनरल मीटिंग के टॉपिक पे बेस्ड है, ये प्रॉक्सी के ऊपर बेस्ड है। प्रॉक्सी क्या होता है? एक कंसेप्ट होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है कि जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मान लो वह मीटिंग में नहीं जा पा रहा, तो मैं अपने बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा भेज सकता हूं जो मेरे बिहाफ पे जाकर मीटिंग में वोट देगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। जो मेरे बिहाफ पर जाकर मीटिंग में वोट देगा उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। और उसके लिए मेरे को एक प्रॉक्सी फॉर्म भरना होता है, और वो प्रॉक्सी फॉर्म मेरे को कंपनी में मीटिंग से कम 48 घंटे पहले, कम से कम 48 आवर्स पहले सबमिट करना होता है। तो प्रॉक्सी कौन होता है ये आपको समझ आ गया। जब कोई शेयर होल्डर मीटिंग में खुद नहीं जा पाता तो वो अपनी जगह पे किसी दूसरे शेयर होल्डर को भेजता है, उसे हम बोलते हैं किसी दूसरे बंदे को भेजता है जो उसके बिहाफ पे जाकर वोट देगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी। और ये प्रॉक्सी फॉर्म कितने टाइम में सबमिट करना होता है? सर ये प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग स्टार्ट होने के मीटिंग के एटलीस्ट 48 आवर्स पहले आपको सबमिट करना होता है। तो यही पूछ रहा है, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा रहा है, ये कितने टाइम पहले डिपॉजिट करना होता है? नॉट लेस देन 24 आवर्स, नॉट लेस देन 48 आवर्स, नॉट मोर देन 48 आवर्स, नॉट मोर देन 24 आवर्स, नॉट लेस देन 48 आवर्स। मतलब कम से कम 48 घंटे पहले आपको सबमिट करना ही है। 48 से कम नहीं, 48 से पहले सबमिट करो, 48 के बीच में सबमिट नहीं कर सकते। ये टॉपिक अब आपके खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 40 खत्म हो गया। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 41 पे। कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इन अ 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन बी डैश रिस्पेक्टिवली। आपको ये बात पता है कि सर 3 तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 15। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए होता है, मैक्सिमम 15। अब यहां पे मैक्सिमम की लिमिट तीनों जगह कॉमन है, मिनिमम की अलग अलग है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट 1 पर्सन कंपनी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। तो इसका मतलब मिनिमम की लिमिट 3 जगह अलग अलग है। तो इसका आंसर होगा 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी का 1, प्राइवेट के 2, पब्लिक के 3। तो इसका आंसर होगा पहला ही हो गया 1, 2 एंड 3। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अब पब्लिक कंपनी शुड हैव मिनिमम, अब बात आ रही है मिनिमम मेंबर और डायरेक्टर कितने होंगे। सो सर ये आप एक चीज आपको मैंने बताई भी थी पहले भी, एक चीज मैंने आपको बताई भी थी, ये ऊपर की तरफ लिखवाई थी, ये रहा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, 3 तरह की कंपनियां होती हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। 1 पर्सन कंपनी मिनिमम 1 मेंबर होता है, मैक्सिमम भी 1 ही मेंबर होता है। क्योंकि आपको पता है कंपनी की फंक्शनिंग 2 चीजों में डिवाइड है, मेंबर और डायरेक्टर। मेंबर पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक में मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम 15। 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, शेयर होल्डर तो 1 ही होता है, मिनिमम मैक्सिमम, डायरेक्टर मिनिमम 1, मैक्सिमम 15।
अब यहां पे इसने क्वेश्चन किसका पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इसने पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, कितने मेंबर है? सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सी, 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर्स। मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम पब्लिक कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डेवलपर लिमिटेड, a construction company is having its operations scattered all over the world. It wants to appoint more than 15 directors on its board. Choose the correct statement. आपको मैं एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हमने पढ़ा कि सर एक कंपनी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3, ओपीसी में 1 और मैक्सिमम तीनों जगह 15 होते हैं, कि हर एक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन 149 है, वो ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उनको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। तो आपकी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर पे अपॉइंट कर सकती है, लेकिन शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि सर एक कंपनी है वेस्टर्न डेवलपर लिमिटेड, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसके वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन है, इनमें ऑलरेडी 15 डायरेक्टर हैं। अब ये 15 से ज्यादा अपॉइंट करना चाहती है, क्या ये कर सकती है? तो नीचे लिखा है द कंपनी नीड्स टू, क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द कंपनी नीड्स टू पास ओआर टू इंक्रीज द लिमिट, नहीं ओआर नहीं चाहिए। द कंपनी नीड्स टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू इंक्रीज द लिमिट, इसका आंसर बी होगा। ये कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है लिमिट एक्सीड करने के लिए। तो यस, कोई भी कंपनी 15 से, अगर ये हर एक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक हो या ओपीसी, आपको पता है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर पे अपॉइंट करना चाहती है कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन एडिशन टू अ लिस्टेड कंपनी विच अदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। वैसे तो मैं नॉलेज के लिए बता दूं, वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट कंपनी लॉ 2013 में 2013 में फर्स्ट टाइम आया। इससे पहले वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट मैंडेटरी किया गया, लेकिन वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया। वो 2 तरीके की कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया गया, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी ही है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, या आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, वरना नहीं करनी। तो आपसे वो यही पूछ रहा है कि लिस्टेड कंपनी के अलावा कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी होती है। तो सर या तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या आपका टर्नओवर कितना हो, 300 करोड़ या उससे ज्यादा। तो जरा यहां पे पूछ रहा है अ कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़, यस इनको करना है। अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 300 करोड़, इनको भी करना है। अ कंपनी मीटिंग बोथ द पैरामीटर्स एट ए एंड डी, नहीं ए एंड बी नहीं है। अ कंपनी मीटिंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स ईदर ए और बी, इसका आंसर होगा डी, ईदर ए और बी। आपको दोनों कंडीशन नहीं पूरी करनी होती पेड अप और टर्नओवर वाली, दोनों में से कोई एक भी पूरी कर दोगे तो आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। तो इसमें और आएगा, तो ये डी आएगा इसका आंसर। दोनों एक साथ नहीं पूरी करनी, या पेड अप वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो या टर्नओवर वाला, दोनों में से कोई एक भी कर दो, आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। नेक्स्ट, in case the articles of a public company do not provide for the retirement of all the directors at every AGM, not less than dash of the total number of directors shall be liable to retire by rotation। सुन लो मेरी बात, कंपनीज में ना 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर, एक होते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, ये 1 मिनट के बोलने में समझ नहीं आएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर वाले कंसेप्ट की। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पहले कंसेप्ट को समझ लेना, उसके बाद इस वाले एमसीक्यू को पढ़ना। तो वैसे अब नॉलेज के लिए बता देता हूं, हर एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होने चाहिए, बैलेंस 1/3 नॉन रोटेशनल होते हैं। तो हर एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना डायरेक्टर रोटेशनल चाहिए, 2/3, और बैलेंस 1/3 क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल। अब ये रोटेशनल और नॉन रोटेशनल होता क्या है वो आपको उस वीडियो से समझ आ जाएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी डिटेल में समझा रखा है। तो पहले वो रोटेशनल वाला कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, इस टॉपिक को, इस एमसीक्यू को करना, 45 नंबर वाले एमसीक्यू को। तो इसका आंसर होगा 2/3। तो नॉट लेस देन 2/3 टोटल डायरेक्टर शैल बी रोटेशनल। नेक्स्ट, अब आता है कॉन्सेप्ट एडिशनल डायरेक्टर। हमारी कंपनी लॉ में कंसेप्ट होता है एडिशनल डायरेक्टर। इस एडिशनल डायरेक्टर का टॉपिक, एडिशनल डायरेक्टर का मतलब क्या है, एडिशनल डायरेक्टर आर दोज डायरेक्टर्स व्हिच आर अपॉइंटेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बोर्ड। मतलब कंपनी में जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं
उन्हीं के अंदर एक नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर, और इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका कंपनी लॉ में सेक्शन है 161 सबसेक्शन 1। और जब भी डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो इसका जो टेन्योर होता है वो जो कंपनी की नेक्स्ट एजीएम होती है सिर्फ वहीं तक का होता है बस। तो एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अप टू द ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, नेक्स्ट एजीएम। मैंने बोला ना इसका टेन्योर नेक्स्ट एजीएम तक का होता है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the board of directors may appoint a person to act as alternate director for a director during his absence for a period of not less than dash from India। अब ये क्या कंसेप्ट है? हमारे कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट और होता है, ये देखो 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर का होता है, उसके ऊपर वाला टॉपिक था। 161 सबसेक्शन 2 कंपनी लॉ का ऑल्टरनेट डायरेक्टर में डील करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पे कंपनी एक नया डायरेक्टर लेकर आ सकती है, उसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्टर। बेसिकली उस डायरेक्टर का काम क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया उसकी जगह को वो संभालेगा। कब तक संभालेगा? जब तक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर वापस नहीं आता। जब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया जब वो वापस आ जाएगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आउट होना पड़ेगा वहां से। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो किसकी जगह पर आता है? जब कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंडिया से बाहर जाता है 3 महीने से ज्यादा के लिए, तो उसकी जगह पे जो नया डायरेक्टर आता है हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि और इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो कह रहा है कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो कब अपॉइंट करते हैं? जब किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की एब्सेंस होती है कितने महीने से ज्यादा? नॉट लेस देन 3 मंथ्स। तो इसका आंसर होगा 3 मंथ। अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जाता है तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लाया जाता है। नेक्स्ट, a person is permitted to hold office as a director including any alternate directorship in maximum 20 companies out of which maximum number of public company in which he can be appointed as director shall not exceed। इसका आंसर होगा 10। अब मैं बताता हूं है क्या टॉपिक। देखो अभी तुमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि सर सेक्शन 149 ये बोलता है कि एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। वो तो ये वाली बात थी कि एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15। एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है वो वाली बात सेक्शन 165 में लिखी हुई है। और वहां पे ये लिखा हुआ है एक कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, 20 कंपनीज का, जिसमें से पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप लिमिट में कंफ्यूज मत होना 20 वाली और 15 वाली। 15 वाली जो लिमिट है वो ये कहती है जो 149 में लिखी है कि एक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। और 20 वाली लिमिट क्या है? यह बताता है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से पब्लिक 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सेक्शन 165 में लिखा है। तो आपसे यही पूछा है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उसमें से पब्लिक कंपनी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, the office of the director shall become vacant if he absent himself from all the board meeting held during a period of dash with or without seeking leave of absence। इसका क्या मतलब है? हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 167, वो ये बोलता है, मैंने भी तुम्हारे को बताया कंपनीज में 2 तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग किसकी होती है? डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। तो हर एक कंपनी को ना 1 साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी होती है। हर एक कंपनी को 1 साल में मिनिमम कितनी बोर्ड मीटिंग करानी है? 4। अब उसमें कौन आते हैं? डायरेक्टर्स। तो अगर आपकी कंपनी का कोई ऐसा डायरेक्टर है जो पूरे 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें से एक में भी नहीं आया, अगर एक आध में भी आ जाता तो चल जाता, लेकिन अगर वो 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई अगर उसमें से एक में भी नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, उसको वो नौकरी से हटना पड़ता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, डायरेक्टर वाली पोजीशन से हटा दिया जाता है। ये कंपनी लॉ का सेक्शन 167 बोलता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि एक डायरेक्टर का ऑफिस कब वैकेंट होगा? अगर वो अपने आप को एब्सेंट कर ले एक पीरियड के लिए, तो वो पीरियड है 12 मंथ्स। इसका आंसर होगा सी। अगर कोई डायरेक्टर 12 महीने तक या उससे ज्यादा के लिए अगर वो कंपनी में कॉन्टिन्यूअसली एब्सेंट रहता है और वो बोर्ड मीटिंग में नहीं आता तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, उसको नौकरी से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट, Which of the following is not a duty of a director under the provision of Company Act? डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटी होती है वो नहीं पूछ रहा क्या ड्यूटी नहीं है। पहला, अ डायरेक्टर शेल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन विच में कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट विद द कंपनी। ये तो उसकी ड्यूटी है कि डायरेक्टर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कंपनी के अगेंस्ट जाए। अ डायरेक्टर शेल नॉट गिव अनड्यू गेन टू हिज रिलेटिव और एट कंपनी एक्सपेंस। ये भी डायरेक्टर की ड्यूटी है कि डायरेक्टर कोई भी कंपनी का फायदा उठाकर अपने रिश्तेदारों में ना बांटे। अ डायरेक्टर शेल असाइन हिज ऑफिस टू हिज सन। ये उसकी ड्यूटी नहीं है।
नेक्स्ट, डायरेक्टर शैल एक्ट इन गुड फेथ, ये भी उसकी ड्यूटी है कि कंपनी का भला करे। तो पॉइंट ए, बी और डी तो उसकी ड्यूटी है। आपसे पूछ रहा है कौन सी उसकी ड्यूटी नहीं है, तो उसका आंसर होगा सी, कि डायरेक्टर अपनी पोजीशन अपने बच्चे को दे दे, ये कोई ड्यूटी नहीं है, उसकी मर्जी है, देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। इसी के साथ आपका ये वाला एमसीक्यू भी समाप्त हो गया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू के अंदर अगर हम अपना पहला एमसीक्यू देखें तो क्या कहता है? कहता है जी, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द डैश एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड डैश। आपको पता होगा जो प्रपोजल मींस ऑफर, जो बंदा ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है, ऑफरर का दूसरा नाम होता है प्रपोजर, और जिसको प्रोमिजर, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोमिजी। तो अगर आप यहां पे देखो तो प्रोमिजर जो ऑफर दे रहा है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो प्रोमिजी, और इसको हम ऑफरर और ऑफरी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, प्रोमिजर और प्रोमिजी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ये तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन ही है। एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। आप लोगों ने सुना है ना? तो उसकी लीगल वर्डिंग क्या है? एवरी, जो लीगल जो डेफिनेशन है वो क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मैंने आपको बोला आई वांट टू सेल यू माय कार एट ₹2 लाख। यू सेड सर आई एम विलिंग टू बाय योर कार एट ₹2 लाख। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरे को एक्सेप्टेंस दी कि आप कार खरीदने को तैयार हो। तो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मेरे को एक्सेप्टेंस दी, तो मैं यहां पे आपको वादा कर रहा हूं कार बेचने का, और आप यहां पे वादा कर रहे हो कार खरीदने का। तो एवरी प्रॉमिस जो मैंने आपको ऑफर दिया एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो आपने मेरे को ऑफर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस दी कि हां मैं कार खरीदने को तैयार हूं, दोनों तरफ से क्या बन गया? सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब क्या होता है? इधर से मैं, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। इधर से मैं आपको कार दे रहा हूं, बदले में आप मेरे को पैसे दे रहे हो, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो सीधी सी भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है। उसी की टेक्निकल डेफिनेशन, जो लीगल डेफिनेशन है वो ये है। तो 52 का आंसर हो गया डी, एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता उसे हम वॉइड मानते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। अच्छा, इसका लॉजिकली बताता हूं सर। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे हैं गिन के बता दे। क्या वो प्रैक्टिकली गिन पाएगा? आंसर इज नो। तो ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं है, जो व्यर्थ है, उसे हम वॉइड मानते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, वॉइड। नेक्स्ट, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। सर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब माना जाता है? मान लो मैंने आपको ऑफर भेजा, चिट्ठी भेजी कि भैया मैं तेरे को अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो मेरा वो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? तो सर वो ऑफर तब कंप्लीट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया अगर उसकी जानकारी में ये बात आ जाए तब। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, मान लो मिस्टर ए है, मान लो एक पर्सन मिस्टर बी है। ए ने बी को ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि भैया मैं तेरे को अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए की, क्या तू खरीदेगा? 2 लाख की क्या तू खरीदेगा? मान लो इसने चिट्ठी भेजी थी 1/1/2026 को, और मान लो सामने वाले के पास चिट्ठी पहुंची है 7/1/2026 को रिसीव हुई है। अच्छा, चिट्ठी रिसीव तो 7 को ही है, लेकिन इस बंदे ने जो रीड करी है ना, रीड, वो 8 तारीख को करी है, 8/1/2026 को रीड करी है। तो आपका ऑफर 7 को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपका ऑफर 8 को कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि सामने वाले की नॉलेज में बात जो उस ऑफर में लिखी है वो कब आई है? 8 को। तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा और उसमें ऐसा नहीं बताया हुआ, मान लो पेपर में सिर्फ इतना लिखा है कि सामने वाले को चिट्ठी इस डेट को रिसीव हुई, और उसमें उसने पढ़ी कब, ऐसी कोई डेट नहीं बताई, तो जिस दिन रिसीव हुई नॉर्मली हम उसी दिन कंप्लीट मानते हैं। लेकिन अगर पेपर में 2 अलग अलग डेट दे, चिट्ठी पहुंचने की डेट अलग और पढ़ने की अलग, रीड करने की अलग, तो जिस दिन रीड करी वो वाली डेट लेंगे, पहुंचने वाली डेट नहीं लेंगे। तो 7 को पहुंची, लेकिन नॉलेज में कब आई है? 8 को। तो फिर 8 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। तो यहां पे क्या है? व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, कब कंप्लीट माना जाता है? When it does not come to the नहीं, when it comes to the knowledge of another person that some communication was made to the concerned person नहीं, when it comes to the knowledge of the person to whom it is not made नहीं, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिसको ऑफर दिया गया अगर उसकी जानकारी में बात आ जाए तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। तो 54 का आंसर होगा डी।
सर व्हेन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, सर रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसल्ड। सर एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैंने आपको ऑफर दिया कि भैया मैं आपको ये अपना पेन बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए का, क्योंकि ये वो वाला पेन है ना, नॉर्मल वाला पेन नहीं है। तो मैंने एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने आपको बोला कि मैं आपको पेन बेचना चाहता हूं 5,000 रुपए का। मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने 1 तारीख को आपको ऑफर भेजा था। मान लो वो ऑफर आपके पास 7 तारीख को पहुंचा और आपने हां कर दी कि भैया मैं पेन खरीदने को तैयार हूं। अब आपने जब वो हां करी है, वो चिट्ठी के थ्रू करी है। 7 तारीख को आपके पास मेरी चिट्ठी पहुंची थी ऑफर की, 8 तारीख को आपने वो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी वहां से भेजी। अब वो चिट्ठी मान लो मेरे पास 14 तारीख को रिसीव होगी, तो मेरे पास ऑफरर के पास जो चिट्ठी आने वाली है आपकी, वो रिसीव होने से पहले पहले ही आपको अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो सकती है? ऑफरर के पास चिट्ठी पहुंचने से पहले पहले। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी? एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। नहीं, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। जिसका आंसर होगा बी। देखो एक्सेप्टर कौन है? आप। मैंने आपको ऑफर दिया तो एक्सेप्ट आपने करा है। आपके लिए आपका जवाब, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आपकी चिट्ठी मेरे पास पहुंचेगी। वो कम पहुंचनी कब है? 14 को। तो आप अगर उस चिट्ठी को कैंसिल करना चाहते हो, अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहते हो, तो मेरे पास जो 14 तारीख को आपकी एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने वाला है, उससे पहले पहले आप कैंसिल कर दोगे तो आपकी एक्सेप्टेंस कैंसिल हो जाएगी। तो वो इसको हम लीगल भाषा में बोलते हैं एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाती है? एक्सेप्टर के अगेंस्ट से एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाती है? एक्सेप्टर के एंगल से, जब सामने वाले में पहुंचती है। तो उससे पहले पहले आप कैंसिल कर सकते हो बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस। आपने जो ऑफर दिया, आप उस ऑफर को अगर प्रॉमिस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपकी एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। क्वालिफाइड नहीं होता सर, अनक्वालिफाइड होता है। तो ये तो नहीं है, पहला तो नहीं है। बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन व्हिच इट इज एक्सेप्टेड। ये ओके है। बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यस अनक्वालिफाइड होता है। तो बोथ बी एंड सी ओनली। तो इसका आंसर होगा डी। 56 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट वाज एंटर्ड इनटू द माइनर, द एग्रीमेंट इज वॉइड। आपको ये बात पता होगी, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही यूजलेस होता है, व्यर्थ होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंसेंट? अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट पढ़ी थी और वहां पे पढ़ा था व्हेन टू पर्सन एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस दैट इज कॉल्ड कंसेंट, फ्री कंसेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये रहा, जैसे मैं एग्जांपल, अच्छा सेम थिंग इन द सेम सेंस का क्या मतलब होता है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये बॉयफ्रेंड है। मान लो एक लड़की है मिस एक्स, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। मान लो इन दोनों ने बोला कि भैया मूवी देखने चलते हैं। मान लो ए ने बोला मूवी 1 देखेंगे, एक्स ने बोला नहीं जी नहीं मूवी 2 देखेंगे। मजाल है वो मान जाए, जो बोले लड़का उस पर मान जाए, वो तो अपनी रखेगी बात। तो दोनों ने डिसाइड करा ना तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं मूवी सी देखते हैं। चलो जी मूवी 3 देखते हैं। तो पहले ए बोल रहा था मूवी 1 देखते हैं, बी एक्स बोल रही थी मूवी 2 देखते हैं। दोनों ने क्या डिसाइड करा? मूवी 3 देखेंगे, ना तेरी ना मेरी। अब बात आ रही है टाइम को लेकर। ए बोल रहा है सुबह 9 बजे से लेकर 12 AM तक का शो देखेंगे, और एक्स बोल रही है रात को 9 बजे से लेकर 12 PM तक का, और एक्स बोल रही है रात को 9 से 12 तक का शो देखेंगे। अगेन दिक्कत हो गई, दोनों का टाइम लगा। तो दोनों ने बाद में म्यूचुअली डिसाइड करा 6 से 9 का शो देखते हैं, 6 to 9 PM का शो देखते हैं। सेम थिंग सेम सेंस। सेम थिंग क्या है? मूवी। सेम सेंस मीन जिस तरीके से, जिस सेंस में उसने देखनी है, जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसने भी देखनी है। तो व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट इज डिफाइंड एज when 2 or more persons said to consent free when they agree upon same thing in the same sense। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी। when two or more persons said to consent free when they agree upon same thing in the same sense। इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement in a contract is voidable. अच्छा, ये आपको बात पता हो, इसका आंसर होगा voidable. A, voidable. आपको पता होगा voidable कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? voidable कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे दुखी पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसे वैलिड बनाए या वॉइड बनाए। जैसे मान लो मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, हो सकता है मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, हो सकता है मैं नहीं लूंगा। मान लो मैं किसी की दुकान पे शर्ट लेने गया, उस दुकानदार को पता था कि ये शर्ट डिफेक्टिव है, उसने मेरे को फिर भी शर्ट दे दी, तो इसका मतलब क्या, उसने मेरे साथ फ्रॉड करा? आंसर इज यस, फ्रॉड करा है। अब इसमें दो तरीके के बंदे होंगे, एक वो जो शर्ट लेकर आ गए, जिन्होंने कहा चल आ गई कोई बात नहीं, अब खराब निकली है कोई बात नहीं, आगे से इसकी दुकान पे नहीं जाएंगे, मगर वो उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया दुकान वाले पे, तो इसका मतलब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना दिया। लेकिन अगर वहीं मैं उस दुकानदार के पास जाकर लड़ूं और उसको बोलूं साले तूने खराब शर्ट दे दी, या तो मेरे को दूसरी ढंग की शर्ट दिया, पैसे वापस कर, इसका मतलब मैं अपने पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना रहा हूं, वॉइड बना रहा हूं। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दुखी पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है वो वैलिड बनाए या वॉइड बनाए, उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कोवर्जन के केस में, कोवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी को मारना या मारने की धमकी देना, किसी की कोई चीज छीन लेना या छीनने की धमकी देना ताकि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाए, उसे हम कोवर्जन बोलते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोवर्जन कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी इसका इफेक्ट वॉइडेबल होता है, और जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए या वॉइड बनाए। तो इसका आंसर होगा ए, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। नेक्स्ट, व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अच्छा, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक, इसे हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक। एक एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे दोनों पार्टीज की गलती होती है, उसे हम वॉइड मानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, वॉइड। इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। मान लो मैं एक केमिस्ट की शॉप पे गया और मैंने उसको जाकर बोला कि भैया मेरे को ये वाली पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए, उसने बोला सर मिल जाएगी। मैंने कहा भैया कितने रुपए की है, उसने कहा 500 रुपए की है। मैंने कहा निकाल लो, मैं पैसे देता हूं, मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड से आप स्वाइप कर लेना। भैया वो मेडिसिन लेकर आए और उन्होंने मेरे को पकड़ाई, मैंने उनको डेबिट कार्ड पकड़ा दिया और मैंने कहा भैया लो आप स्वाइप कर लो। अब मैं दवाई का पत्ता पीछे पड़ रहा था तो मैंने देखा दवाई एक्सपायर्ड है, तो मैंने दुकान वाले को बोला भैया दवाई तो एक्सपायर्ड है। तो दुकान वाला कहता भैया सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा, मैं देखता हूं दूसरी अगर एक्सपायर वाली ना हो, वो अवेलेबल है तो मैं ले आता हूं, अदरवाइज आप कहीं और से ले लेना। अभी मीनवाइल वो दवाई मैंने देखा एक्सपायर्ड है, तो मैंने उसको बताया। मीनवाइल वो कार्ड स्वाइप कर रहा था तो उसको पता लगा कि मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो उसने मेरे को बोला कि सर आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है डेबिट कार्ड के थ्रू जब मैं डेबिट कर रहा हूं, तो अगर मैं दूसरी दवाई ले भी आऊंगा तो भी आप ले तो पाओगे नहीं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो वो कहता, मैं कहता हूं भाई सॉरी मेरे को पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, सॉरी। क्या यहां पे एक पार्टी की गलती है, दोनों की गलती है? दोनों की गलती है। उसको पता नहीं था दवाई एक्सपायर्ड है, उसको पता नहीं था उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी ठीक भी कर ले अपनी मिस्टेक, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। मान लो सामने वाले के पास दूसरी दवाई हो भी, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या दवाई ले पाऊंगा? आंसर इज नो। तो यहां पे एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे दोनों पार्टी की गलती होती है, इसे हम बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं और इसका इफेक्ट वॉइड होता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आता है सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, मैं किसी के पास गया और मैंने उसको जाकर बोला कि भैया मेरे को ना 100 शर्ट्स चाहिए इंपोर्टेड, यूएसए से इंपोर्ट करी हुई, और वो बंदा इंपोर्टर था। तो उसने मेरे को बोला कि सर हमारा माल यूएसए से आता है शिप के थ्रू, अगर शिप आ जाएगा तो माल दे दूंगा, अगर बाय चांस मेरा शिप डूब गया तो मैं आपको माल नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरे को शर्ट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि सामने वाले का शिप आएगा या नहीं आएगा। अब मान लो उसका शिप डूब गया तो क्या मेरे को शर्ट्स मिल पाएंगी? आंसर इज नो। लेकिन अगर उसका शिप आ गया तो मेरे को शर्ट्स मिल जाएंगी। तो इसका मतलब एक यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज के होने ना होने पे, शिप आएगा या नहीं। तो a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। इसका आंसर होगा does or does not happen, बी। कि अगर यहां पे कोलैटरल इवेंट क्या है? सामने वाले के शिप का आना या ना आना। अगर उसका शिप आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर उसका शिप नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये 61 का आंसर हो गया बी। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये पार्टनरशिप चैप्टर से बेस्ड है। ये क्वेश्चन क्या है?
Sir, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ये तो आपको पता होगा सर, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन ही है, सेक्शन 4 में दी हुई है पार्टनरशिप एक्ट के, कि पार्टनरशिप एक ऐसा धंधा है जो सारे लोग मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अब चाहे तो इसको सारे मिलकर चलाएं या कोई एक सबके बिहाफ पे चलाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, डज इट मीन दैट लॉसेज आर नॉट शेयर्ड? क्योंकि यहां पे वर्ड प्रॉफिट लिखा है, तो प्रॉफिट का मतलब खाली प्रॉफिट है या लॉसेस भी हैं? तो सर आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हो, तो पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे प्रॉफिट लिखा तो खाली प्रॉफिट ही शेयर होंगे, लॉसेस शेयर नहीं होंगे। सर लॉसेस भी शेयर होंगे, प्रॉफिट भी शेयर होंगे, दोनों इक्वली शेयर होंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप चाहो तो खाली प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, लॉसेस शेयर ना भी करो। जैसे एग्जांपल माइनर, आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि माइनर को जब आप पार्टनरशिप फर्म में ऐड करते हो तो आप उसे पार्टनर तो नहीं बना सकते क्योंकि वो कंपीटेंट पार्टी नहीं है, वो 18 साल का नहीं है, लेकिन आप उसे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड कर सकते हो। और अगर आप किसी माइनर को पार्टनरशिप के अंदर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड करते हो तो उसको आप माइनर को खाली प्रॉफिट देते हो, लॉसेस के अंदर वो जिम्मेवार नहीं होता। और दूसरा होता है सर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ सिर्फ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, लेकिन लॉसेस के अंदर वो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम पे उसकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन गोइंग कंसर्न में वो लॉसेस के लिए जिम्मेवार नहीं होता। तो ये आपसे पूछा है कि सर पार्टनरशिप के अंदर लिखा था विच इज हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो क्या इसका मतलब खाली प्रॉफिट शेयर करना, लॉसेस शेयर करना नहीं? आंसर इज नो। तो कह रहा है अ माइनर मे बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ओनली प्रॉफिट्स बट ही कैन नॉट शेयर लॉसेस, ये ओके है। It also depends upon the partnership agreement. A person may share the profit but not share the losses. ये भी ओके है। कौन सा वाला केस है? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली वाला। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड लॉसेस, ये भी ओके है कि प्रॉफिट में लॉसेस भी कवर होते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पॉइंट ओके हैं। यही तीन अभी आपको समझाए थे कि प्रॉफिट में लॉसेस कवर होता है, लेकिन दो लोगों के साथ आप चाहो तो लॉसेस ना भी शेयर करो, खाली प्रॉफिट के लिए ऐड कर लो तो चलेगा। एक माइनर और दूसरा एक ऐसा बंदा जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जिसको खाली ऐड ही प्रॉफिट के लिए किया गया। नेक्स्ट, where no provision is made by the contract between the partners for the duration of the partnership or for the determination of the partnership is called partnership at will। ऐसी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। तो 63 का आंसर सी होगा। आपको पता होगा सर वहां पे ना आपने पार्टनरशिप एक्ट में बड़ी सारी पार्टनरशिप पढ़ी होंगी, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल, है ना, पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर। तो इसके अंदर ये पार्टनरशिप फॉर विल क्या थी? एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर हमने ये डिसाइड नहीं करा कि सर इस पार्टनरशिप को कब तक चलाना है और कब बंद करना है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको चलाने का समय फिक्स नहीं है, जिसको बंद करने का समय फिक्स नहीं है, ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल मींस इच्छा, कि ऐसी पार्टनरशिप को आप कभी भी अपनी मर्जी से सारे पार्टनर्स को नोटिस सर्व करके कि भैया मेरे को इस फर्म को बंद करना है, कभी भी बंद कर सकते हो। मान लो मैं हूं और मेरे 3 दोस्त हो रहे हैं, हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, लेकिन हमने ऐसा डिसाइड नहीं करा। जैसे अगर हम मान लो हम डिसाइड कर लें कि हम 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, तो फिर वो तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने 4 दोस्तों ने मिलकर सोचा कि धंधा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई टाइम फिक्स नहीं करा कि हम कितने साल तक पार्टनरशिप को चलाएंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। अब इस केस के अंदर फ्यूचर में हमारे में से कोई भी पार्टनर अगर इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कराना चाहता है तो वो बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस सर्व करके पार्टनरशिप फर्म को बंद करा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, What are the rights of partner after dissolution? अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो उधर पार्टनर्स के क्या राइट होंगे? पहला, टू हैव द सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा सरप्लस वगैरह। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, मींस 4 में से 4 पार्टनर थे, एक मर गया, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 11th 12th में, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मान लो 4 में से एक मर गया, बाकी 3 तो है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। लेकिन मान लो 4 में से 3 मर गए, एक की जगह 3 मर गए, तो अब एक ही बचा है, तो वो फर्म तो चला नहीं पाएगा। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। तो वो कह रहा है अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, पार्टनरशिप, और पार्टनर्स के क्या राइट है? पहला, वो जो पार्टनरशिप के अंदर उनका सरप्लस पैसा पड़ा है वो मांग सकते हैं, वो चाहे तो फर्म को ही बंद करा सकते हैं। प्लस उसके अलावा वो ये कह सकते हैं कि लाइबिलिटी को सेटल करके जितना पैसा बच रहा है हमें दो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 64 का डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, ये बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिख रहा है लेकिन आपको आता है। वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज मींस stopped to be a partner and the surviving or continuing partner carry on the business of the firm with the property of the firm,
without any final settlement of the accounts as between them and outgoing partner or his estate, then in the absence of a contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative at such share of the profit made since he ceased to be a partner as may be attributable to use of his share to the property of the firm or to interest at the rate on the amount of the share on the property of the firm at the rate of 6% per annum. ये आपको ये बात याद होगी। सर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ फर्म, सर मान लो इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z, ये 3 पार्टनर्स हैं। मान लो इसमें से Z की डेथ हो जाती है। अच्छा, जिस टाइम ये पार्टनरशिप बनी थी तो इन तीनों ने कैपिटल लगाई होगी, तीनों ने पैसा लगाया होगा। अब मान लो Z का एक बच्चा है Z1, ये इसका सन है, Z का बच्चा है। तो अब इस पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अब इस Z के बच्चे के पास 2 रास्ते हैं, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। या तो अभी भी, क्योंकि अभी इसकी फाइनल सेटलमेंट तो हुई नहीं है, इसका बाप का पैसा अभी भी उधर कैपिटल का लगा हुआ है और गुडविल जो उसके बाप ने वहां पे क्रिएट करके वो पैसा भी लगा हुआ है। तो अगर Z अभी बाकी पार्टनर से आता, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ले कि भैया बाकी पार्टनर से अपने फादर का शेयर ले जाए, अपने फादर की गुडविल का पैसा ले जाए, तो आता वो कहानी खत्म कर दे। अगर उसने फाइनल सेटलमेंट नहीं करी है तो उसके पास 2 रास्ते हैं कि वो अभी भी हर महीने प्रॉफिट शेयरिंग लेता रहे या जितना पैसा उसके फादर ने लगाया था उसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट लेता रहे। तो इसका आंसर 6% पर एनम है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर हैं और जो सर्वाइविंग पार्टनर है, बचे हुए कौन से होगा, X और Y, और जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? तो या तो वो प्रॉफिट शेयरिंग ले सकता है या फिर वो इंटरेस्ट ले सकता है। कितने परसेंट पर एनम के हिसाब से? 6% पर एनम के हिसाब से। इसका आंसर होगा 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What would be the position where a minor elects not to become a partner? सर आपको पता होगा, मैंने तुम्हारे को एक बात बताई थी कि सर माइनर जो होता है वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड किया जा सकता है। उसको फर्म के भले के लिए ऐड, उसको फर्म से प्रॉफिट देने के लिए उसको हर महीने बेनिफिट्स के लिए ऐड किया जा सकता है। तो जब कोई माइनर, मान लो कोई 13 साल का 14 साल के बच्चे को आपने बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऐड कर लिया, तो जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा, मेजर होगा, तो लॉ कहता है कि उस माइनर की ड्यूटी बनती है कि वो जैसे ही 18 का हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर वो एक पब्लिक नोटिस दे कि वो पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो फिर अब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है और उसके जो पहले वाले राइट लायबिलिटी डिसाइड हुए तो वो सारे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अब उसकी लायबिलिटी अब अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, वो डिसाइड ये करता है 18 साल का होने के बाद, क्योंकि 6 महीने में डिसाइड करना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उस केस में जितना उसको पहले प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही थी वो अपनी ले सकता है। अगर बाकी पार्टनर्स नहीं दे रहे तो वो उनके ऊपर केस कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर जा सकता है वहां से। तो यही बात है इसमें पढ़ रहे हैं। व्हाट वुड बी द पोजीशन वेयर अ माइनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर? अगर वो एडल्ट होने के बाद 6 महीने में डिसाइड ये करता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो उसका पोजीशन क्या होगी? He shall be entitled to sue the partner for the share of the property and profit। yes, वो केस कर सकता है अपने जो उसको पहले, जब वो माइनर के टाइम पे उसको जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का हिस्सा डिसाइड हुआ था वो उसके लिए केस कर सकता है। अगर बाकी पार्टनर्स नहीं देते तो उसकी राइट और लायबिलिटी जो उसके होने के दौरान थी वो कंटिन्यू रहेंगी। नेक्स्ट, वो फर्म से निकलने के बाद फर्म के किसी भी हरकत के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अब ये क्या पॉइंट है, बड़ा ध्यान से सुनना। 67 नंबर पॉइंट, 67 नंबर क्वेश्चन, ये क्या, बड़ा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर अ पार्टनर हैज पेड प्रीमियम ऑन एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड टर्म एंड द फर्म इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म अदरवाइज देन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर एनी रीपेमेंट ऑफ द प्रीमियम इज परमिसिबल। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। मान लो एक बंदा है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही है और मान लो मैं उस पार्टनरशिप फर्म में मान लो पहले से 3 पार्टनर्स हैं और मान लो अब मेरे को भी उस पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर दिया गया है और मेरे को यह बोला गया कि आपके ऐड होने के बाद हम इस पार्टनरशिप फर्म को अगले 5 साल तक और चलाएंगे और मेरे से उन्होंने 5 लाख रुपए प्रीमियम ले लिया। इसका मतलब 5 साल के लिए 5 लाख का प्रीमियम लिया, इसका मतलब हर साल का 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले लिया। अब मान लो वो पार्टनरशिप फर्म 2 साल के बाद ही डिसॉल्व हो जाती है, तो मैंने तो 5 साल के लिए प्रीमियम दिया था लेकिन पार्टनरशिप फर्म 2 साल के बाद ही बंद हो गई। तो क्या जो मेरा बैलेंस पैसा है 5 लाख रुपए प्रीमियम 5 साल का था, 2 साल के बाद डिसॉल्व हो गई, तो बच्चे से कायदे से मेरे कितने पैसे बच गए? 3 लाख। क्या मेरे को वो 3 लाख वापस मिलेगा? तो सर इसका आंसर ना 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म आपकी खुद की हरकत की वजह से बंद हुई है, मान लो मैं फ्रॉड करता हूं, पकड़ा गया, उसकी वजह से रेड पड़ गई हमारी फर्म पे और उसकी वजह से फर्म बंद हुई, तो मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी हरकत की वजह से फर्म बंद हुई है।
अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से लिखा हुआ था कि हम किसी को भी फर्म अगर समय से पहले बंद हो जाएगी तब हम 1 रुपए का भी प्रीमियम वापस नहीं करेंगे तो भी मेरे को प्रीमियम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरे को प्रीमियम मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट बेस पे। प्रोपोर्शनेट बेस मींस जितने साल बचे हैं उतना मिल जाएगा। तो इसका 5 लाख रुपए 5 साल के लिए दिए थे, 2 साल यूज हुआ, 3 साल बचे थे तो 3 लाख रुपए मिल जाएगा। तो जरा पहले तो इसका आंसर क्या है? He will not be entitled for a repayment of the premium with dissolution mainly due to his own conduct। ये बिल्कुल ओके है। अगर मेरी खुद की गलती की वजह से बंद हुआ तो मेरे को कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, ओके है। He will not be entitled for repayment of the premium with the dissolution is the persons of agreement। वही कि अगर पार्टनरशिप डीड में ही पहले से लिखा हुआ था कि हम 1 रुपए भी प्रीमियम वापस नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट, he shall be entitled to repayment of the premium or such part thereof as may be reasonable regard being had to the terms upon which he became a partner and to the length of the time during which he was a partner। वही इसको रिटर्न मिल सकता है प्रीमियम, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंथ मिलेगा। मींस जितने टाइम काम करा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, प्रोपोर्शनेट बेस पे बाकी का बचा हुआ पैसा मिल जाएगा। तो वही वाला जो तुम्हारे को मैंने बताया 5 साल के लिए थी, 2 साल काम करा 3 साल रह गए तो 3 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, whether a partner after dissolution of the partnership firm carry on the business in the erstwhile business name of the firm। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई और वहां से निकलने के बाद मान लो एक XYZ फर्म थी, मान लो एक XYZ फर्म थी और मान लो उसमें 3 पार्टनर थे X, Y और Z, और मान लो ये फर्म डिसॉल्व हो गई और डिसॉल्व होने के बाद जो मिस्टर Z है ये न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और ये उसी फर्म के नाम से स्टार्ट करना चाहता है जो पहली वाली फर्म का नाम था। क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस, कर तो सकता है, लेकिन या तो वो गुडविल खरीद ले तब कर सकता है, उसके बिना तो नहीं कर सकता, या बाकी पार्टनर्स ने उसको राइट दे रखा हो। तो कहता है ही कैन यूज द बिजनेस ऑफ द डिसॉल्व फर्म इफ हैज बॉट द गुडविल। वो नाम यूज कर सकता है अगर उसने गुडविल खरीद रही है। ही कांट यूज द बिजनेस, ऐसा नहीं है, कर तो सकता है। ही कैन यूज द बिजनेस ऑफ डिसॉल्व फर्म प्रोवाइडेड देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। आ गई ना भाई, या तो पार्टनर्स ने अलाउ कर रखा तब वो पुराना नाम यूज कर सकता है, या उसने गुडविल खरीदी तब पुराना नाम यूज कर सकता है। इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी दोनों ओके। बी वाला ओके नहीं है, बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म विल नॉट अफेक्ट। सर आपको पता होगा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराओगे तो उसके कुछ नुकसान होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा लो। वो नुकसान क्या होते हैं कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप किसी सामने वाले पे केस नहीं कर सकते, आप 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ का क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अदर पार्टनर आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ये वाली चीजें, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो उसमें फिर भी कुछ चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ चीजों पे फर्क क्या नहीं पड़ता? द राइट ऑफ द पार्टनर टू sue for the dissolution of the firm or for the accounts of the dissolved firm or for the share of the property of the dissolved firm। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है लेकिन स्टिल अगर आप बाकी पार्टनर्स पे अपने हिस्से के लिए केस करना चाहते हो, भाई मेरा इतना हिस्सा बनता है मेरे को दो, या फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो, कर सकते हो, ये अलाउड है। नेक्स्ट, ये तो बी तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिखा है। द राइट टू एनी सूट और क्लेम सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100। मैंने बोला ना आप 100 रुपए से ऊपर का सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब 100 रुपए का तो कर सकते हो, तो ये भी अलाउड है। और नेक्स्ट, राइट तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं, आपकी पार्टनरशिप फर्म बनी बाहर है, ऑपरेट ही बाहर हो रही है, तो ये वाला तो उसके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो या ना उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा बी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड एंड गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। अभी तो मैंने तुम्हारे को बताया था, तो वहीं वैसे ही खत्म हो गया कि माइनर जब मेजर हो जाता है, जब वो बेनिफिट्स के लिए ऐड होता है, मेजर होता है, उसको पब्लिक नोटिस देना होता है प्रिस्क्राइब टाइम में। वो टाइम कितना है आपसे ये पूछ रहा है, कितना टाइम में देना पड़ता है? 6 महीने में। तो 12 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स नहीं, 9 मंथ्स नहीं, 6 मंथ्स। सी इसका आंसर होगा। 6 मंथ्स में उसको मेजर होने के पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर है। वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, व्हाट प्राइस शैल बी पेड बाय द बायर। अगर दो पार्टीज बायर और सेलर आपस में डील कर रहे हैं, मान लो मैंने आपको बाइक बेची, आप मेरे फ्रेंड हो, अब सामने वाला बंदा बोल रहा है बता कितने पैसे दूं, मैंने कहा यार दोस्त है जो देना है दे दियो। तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो मुंह उठाकर मेरे को बाइक का 10 रुपए दे देगा, ले रख ले, ये 100 रुपए दे देगा, रीजनेबल प्राइस देगा ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर पार्टीज ने आपस में प्राइस डिसाइड नहीं कर रखा किसी चीज का, तो बायर को कितना प्राइस देना पड़ेगा? बायर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। तो बायर शैल पे द सेलर रीजनेबल प्राइस। इसका आंसर होगा ए, इधर ही खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, where there is a contract for the sale of specific goods or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer।
अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? जहां पे हमारा पहले से माइंड मेकअप होता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे मम्मी ने बोला जा भाई बराबर वाली दुकान से 1 लीटर अमूल का फुल क्रीम मिल्क लिया। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स, कि हमें पहले से स्पेसिफाई किया गया कि हमारे को यही चीज लेकर आनी है। तो अगर वो कह रहा है प्रॉपर्टी इन देम का मतलब होता है ऑनरशिप। प्रॉपर्टी इन देम का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। तो कह रहा है अगर स्पेसिफिक गुड्स का केस है तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सर कब ट्रांसफर होती है ऑनरशिप? जब एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर, जब पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगे तब ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका आंसर भी होगा ए। 72 का आंसर भी होगा ए। 72 का ए। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ सेलर ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी अनपेड सेलर। अच्छा, पहले तो अनपेड सेलर होता कौन है पहले समझ लो। सर मान लो मैंने किसी को उधार पे गुड्स बेचे थे और सामने वाला बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। मान लो मैंने किसी को 10 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, सामने वाला बंदा या तो मेरे पूरे पैसे वापस नहीं कर रहा, मान लो वो 10 लाख के 10 लाख पूरे वापस नहीं कर रहा, या मान लो आधे पैसे दे दिया आधे वापस नहीं कर रहा। तो ऐसा सेलर जिसको उसके सामान के पैसे नहीं मिले उसे हम बोलते हैं अनपेड सेलर। उसे हम क्या बोलते हैं? अनपेड सेलर। अब जो अनपेड सेलर होता है वो कब कब अनपेड सेलर माना जाता है? सर या तो मेरे पैसे नहीं दे रहा तब मैं अनपेड सेलर हूं, या मान लो कि सर मैंने कोर्ट में केस करा था, उसके अगेंस्ट डिक्री पास हो गई थी। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट कि भैया मेरे को पैसे दे, वो तब भी नहीं दे रहा, तब भी मैं अनपेड सेलर हूं। या तीसरा, उसने मेरे को चेक काट के दिया था, ये ले भाई तेरे पैसे निकलवा लियो बैंक से। अब वो चेक मैंने जब बैंक में प्रेजेंट करा वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, इसका मतलब वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले, तब भी मैं क्या हूं? अनपेड सेलर हूं। तो कहता है एक अनपेड सेलर कब कब माना जाएगा? पहला, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मींस चेक or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition of which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor। कह रहा है उसने सामने वाले ने चेक दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया, तो भी मैं अनपेड सेलर हूं। A seller who has obtained a decree, मैंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था, डिक्री मींस जुडिशियल ऑर्डर लिया था सामने वाले के अगेंस्ट कि ये पैसे देगा, तब भी वो नहीं दे रहा। When the whole of the price has not been paid or tendered, या तो जो मेरे को पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिले, तब भी मैं अनपेड सेलर हूं। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी। 73 का भी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आप ये जो क्वेश्चन है ना कंडीशन और वारंटी पे, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था। एक होता है कंडीशन, एक होता है वारंटी। जो कंडीशन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल होती है, वो अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो वारंटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेटरल होती है। कोलेटरल मींस नॉन एसेंशियल होती है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो सामने वाले को डैमेजेस देने पड़ेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता वो। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो मैं किसी की दुकान पे गया और मैंने उसको जाकर बोला कि भैया मेरे को एक बाइक चाहिए जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। मतलब मेरी पहली कंडीशन ही क्या है कि मेरे को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने वाली बाइक चाहिए, और सामने वाले ने मेरे को, दुकानदार ने बोला सर ये वाली बाइक ले जाओ, ये आपका पर्पस सूट करेगी, 60 किलोमीटर पर आवर चलेगी। अब मैं उस बाइक को लेकर आया, वो 25 से ऊपर भाग ही नहीं रही, 25-30 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही। तो ऐसे केस में ये कंडीशन तोड़ी है सामने वाले ने, ये कंडीशन थी क्योंकि ये एसेंशियल थी, क्योंकि यहां पे एसेंशियल फैक्टर क्या था? स्पीड, 60 किलोमीटर चाहिए और वो फुलफिल नहीं हुई। ऐसे केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। लेकिन केस 2, मैं सामने वाले की दुकान पे गया और मैंने उसको बोला एक अच्छी स्पीड पे चलने वाली बाइक चाहिए, लेकिन मैंने उसको ऐसा चाहिए नहीं बताया कि कितनी स्पीड। अब मैं सिर्फ अच्छी स्पीड पे चलने वाली बाइक बोलकर लाया था और अब वो बाइक घर में लाने के बाद 25-30 से ऊपर नहीं जा रही, तो ऐसे केस में मेरा स्पीड एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ अच्छा बोला था, अच्छी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो ऐसे केस में कल को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता सामने वाले से, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। ये कल को ये मेरी, क्योंकि बाइक अच्छी स्पीड पे नहीं जा रही, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये वारंटी का केस हो गया। तो कह रहा है कंडीशन जो होती है वो एक स्टिपुलेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन होती है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल। तो एक स्टिपुलेशन कौन सी स्टिपुलेशन होती है? एसेंशियल होती है, मेन होती है, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता। तो कंडीशन इज एसेंशियल स्टिपुलेशन, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी to reveal the unflattering truths about the goods sold. The doctrine is called doctrine of cavity tempter। आपको पता होगा cavity tempter का मतलब होता है let the buyer beware, बायर सतर्क रहे खुद। तो जब किसी आप सेलर के पास सामान खरीदने जा रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप खुद ही जाकर चेक करो कि सामान ओके या नहीं है। सेलर कभी भी नहीं बताएगा उसके गुड्स में क्या डिफेक्ट है, तो आप खुद सतर्क रहो। ऐसे डॉक्ट्रिन को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ cavity tempter। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो एलएलपी वाले चैप्टर पे बेस्ड है। अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। नहीं सर, इसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, दैट इज ओके। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या होता है? जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये भी ओके। ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा डी। बी भी सी है, ओके है, सी भी ओके। हाउ मेनी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड? सर आपको पता होगा हर एक एलएलपी को इंडिया में बनाने के लिए
कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होते शुरुआत में, मिनिमम 2 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 2। तो इसका आंसर होगा ए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नेक्स्ट, द एलएलपी शेल फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विच इज द फॉर्म 8। हर एक एलएलपी को हर साल अपनी बैलेंस शीट की कॉपी आरओसी को फाइल करनी पड़ती है, और उस बैलेंस शीट को एलएलपी की भाषा में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, और उस पर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन कराने मैंडेटरी होते हैं, और वो फॉर्म 8 में फाइल होती है। तो उसका आंसर होगा फॉर्म 8। नेक्स्ट, एवरी एलएलपी शेल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर हो गया ए। एवरी एलएलपी शेल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच शेल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑफ इन्वेंटरीज वर्क इन प्रोग्रेस, ये बनानी होती है। रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट लायबिलिटी, ये भी बनानी पड़ती है। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका डिटेल मेंटेन करना। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हर एक एलएलपी को इन सारी चीजों के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, एलएलपी शेल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू अफेयर्स फॉर ईच ईयर एग्जिस्टिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल बेसिस पे बनानी होती है, डबल एंट्री सिस्टम बनानी होती है, कैश बेसिस बनानी होती है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी ओके। ठीक है जी, ये आपका 80 नंबर एमसीक्यू खत्म हो गया। तो गाइज इसी के साथ आपकी सुपर 80 वाली एमसीक्यू की सीरीज खत्म हो गई। आई होप आपको मजा आया होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी भी चैनल पे बहुत कुछ आना है आप लोगों के लिए। प्लस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, आपको दुआ लगेगी। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।